हे गाइस, दिस इज पीटर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं अपने चैनल के ऊपर आज आप लोग के साथ शुरू करने जा रहा हूँ थॉर द गॉड ऑफ थंडर की सीरीज़ को। अब आप जैसा कि बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि ये सीरीज़ हमारी टाइमलाइन के अंदर अभी बिल्कुल भी नहीं आती है, बल्कि हमारी टाइमलाइन के अंदर ये सीरीज़ काफ़ी आगे चल के आनी थी। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि थॉर लव एंड थंडर को रिलीज़ किया जाने वाला है जुलाई के अंदर, और अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम अपनी पूरी की पूरी टाइमलाइन को इतनी तेज़ी से लेकर आगे चल सकें कि मैं इस इवेंट को कवर कर सकूँ। लेकिन ये बात मैंने आप लोगों से बहुत पहले कही थी कि थॉर लव एंड थंडर के आने से पहले पहले मैं इस पूरे कॉमिक बुक इवेंट को अपने चैनल पर लाजमी शेयर करूंगा, क्योंकि ये स्टोरी मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट रिटन स्टोरीज है मार्वल कॉमिक्स के अंदर। मैं सिर्फ थॉर की स्टोरी की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ऑल ओवर द मार्वल कॉमिक्स जितनी भी स्टोरीज हैं, जिस भी किसी कैरेक्टर की, उन सब के अंदर से इस स्टोरी की वैल्यू मेरी नज़र में एक अलग ही वैल्यू है। और यही स्टोरी बेसिकली जो है अडॉप्ट की जा रही है थॉर लव एंड थंडर के अंदर, तो इसलिए इस वाली स्टोरी को चैनल पे शेयर करना तो मेरा बनता ही है। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये पूरा का पूरा जो इवेंट है ये तकरीबन 11 इश्यूज़ के अंदर है और काफ़ी बड़ा इवेंट है, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स मौजूद हैं और बहुत अच्छे तरीके से जेसन एरन ने इस पूरे के पूरे इवेंट को लिखा है। और इस इवेंट को पढ़ने के बाद ही मैं जेसन एरन की राइटिंग का बहुत बड़ा फ़ैन हो गया था। लेकिन आप लोगों के लिए खुशखबरी वाली बात यह है कि मैं इस पूरी की पूरी वीडियो के जो है 11 एपिसोड्स नहीं रिलीज़ करूँगा कि आपको 11 दिन तक वेट करना पड़े रोज़ाना इसकी वीडियो देखने के लिए, बल्कि मैं 2 पार्ट के अंदर एक मूवी स्टाइल के अंदर इस पूरी की पूरी सीरीज़ को कवर करने वाला हूँ। मैं इस पूरी की पूरी सीरीज़ को नॉर्मल स्टोरी टेलिंग से कुछ अलग करने की कोशिश करूँगा, जो कि आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। इसी के साथ इस पूरी की पूरी वीडियो के मैं 2 पार्ट्स रिलीज़ करूँगा, जो कि तकरीबन 5 इशू एक के अंदर होंगे और अगले पार्ट के अंदर हमारे 6 इशूज़ होने वाले हैं। तो देखा जाए तो एक तरह से आपको 2 मूवीज़ मिलने वाली है, जैसे इन्फिनिटी वॉर 1 और एंड गेम 2। तो आई होप कि आप इस मेरी पूरी की पूरी नई एफर्ट जो कि मैं इस पूरे की पूरी स्टोरी के ऊपर लगा रहा हूँ उसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ताकि हमारे इस छोटे से अंडररेटेड चैनल को ग्रो होने में मदद मिल सके, जो कि आप लोगों के बगैर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सो गाइज, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ थॉर गॉड ऑफ थंडर के पूरे गॉड द गॉड बुचर वाले स्टोरी आर्क इवेंट के अंदर। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपनी आज की इस ऑसम मूवी को स्टार्ट करते हैं। 893 AD, Earth, the western coast of Iceland. फ्रॉस्ट जायंट जो हैं पिछले कई हफ्तों से यहाँ के लोगों को डरा रहे हैं, जो कि इस छोटे से गांव के अंदर रहते हैं। वो पिछले कई हफ्तों के अंदर 3 बकरियां, 4 कुत्ते और 2 बच्चों को खा चुके हैं। पूरे के पूरे गांव की जो मदर्स हैं वो अपने हाथों को आसमान में उठाए गॉड से प्रेयर्स मांग रही हैं कि वो उनकी मदद के लिए कोई एक तो गॉड आ जाए। और उनकी प्रेयर्स को सुन के गॉड्स यहाँ पे आए हैं उनकी मदद करने के लिए। मैंने 20 आदमियों का एक ग्रुप बनाया और इस पूरे के पूरे मिशन को लीड करा। मैं ट्रैक कर रहा था उन जायंट्स को जो कि यहाँ पे गारों के अंदर, हाईलैंड्स के अंदर छुपे हुए थे। मैंने काफी घंटों तक उनके साथ जंग करी, बड़े बड़े पेड़ और बड़ी बड़ी चट्टानों से उनके ऊपर उठा उठा के वार किया। इस पूरी की पूरी जंग के अंदर मेरे काफी ज्यादा दोस्त और वाइकिंग्स जो थे वो वल्हैला की तरफ चले गए। लेकिन एक बार जब हमने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उसके बाद हमने जब उस फ्रॉस्ट जायंट का सर खोल के रखा, तो उसके अंदर से खून का फव्वारा निकलने लगा। और ये पूरी की पूरी कहानी को अब 4 दिन गुजर चुके हैं और उसके बाद से अब तक जो मैं तकरीबन उतनी ज्यादा बकरियां खा चुका हूँ जितनी फ्रॉस्ट जायंट ने इनको डरा डरा के नहीं खाई थी। और न जाने मैं यहाँ पे कितनी ज्यादा शराब को पी चुका हूँ और अपने साथ बहुत ज्यादा सेलर्स को भी नशे में ला चुका हूँ। मैंने इस गांव की हर एक लड़की के साथ प्यार करने की कोशिश करी है, क्योंकि हम हैं थॉर ओडिनसन, गॉड ऑफ थंडर, प्रिंस ऑफ एसगार्ड। हम अकलौते वारिस हैं रियल मैटर्नल यानी कि एसगार्ड के, और मुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें यहाँ पे थॉर ने अपने एपिलॉग के अंदर बताया है कि वो किस तरह से पुराने वक्तों के अंदर आके, यानी कि ये पूरा एक फ्लैशबैक स्टोरी है जहाँ पे थॉर गांव वालों की आके मदद करता है और गांव वालों का वो बहुत ही ज़्यादा चाहिए और मज़े करता है। लेकिन अचानक वहाँ पे चिल्लाने की आवाज़ आती है और थॉर के कान खड़े हो जाते हैं। अचानक रोने की आवाज़, वो भी रात के इस पहर, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पे एक और फ्रॉस्ट जायंट हो ताकि मैं उसकी खोपड़ी भी खोल सकूँ। अगले पल थॉर अपने एक्स को उठाते हुए अपने वाइकिंग्स के साथ आगे बढ़ता है और वहीं से एक आदमी चिल्लाते हुए और कहता है, माय लॉर्ड, जरा वहाँ पानी की तरफ देखिए। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वहाँ पे खतरनाक किस्म का डेविल है। मैंने किसी के चेहरे को देखा है पानी के अंदर। और अगले पल थॉर अपने एक्स को लेते हुए आगे बढ़ता है सीना चौड़ा करते हुए, और वहीं से एक बूढ़ी औरत भी बोलती है, वो लड़की बिल्कुल ठीक कह रही है, वहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ तो ज़रूर मौजूद है, वहाँ पे बिल्कुल सामने की तरफ। क्या फिर ये कह सकते हैं कि जो कुछ भी उस चीज़ का बचा कुचा है वो वहाँ पे मौजूद है। बड़े बड़े लाल टुकड़े गोश्त के जो हैं बहुत घंटों से जो है इस तरह शोर के ऊपर आके टकरा रहे हैं। ऐसा लगता है कि कोई ना कोई चीज़ है जिसके बचे कुछ हिस्से यहाँ पे आ रहे हैं समंदर के किनारे। तो वहीं से वो सारे के सारे वाइकिंग्स पानी के अंदर उतरते हैं और वो कहते हैं, लगता है कि पुअर बास्टर्ड यहाँ पे किसी जहाज से नीचे गिर गया होगा और इन सारी की सारी चट्टानों के जोर की वजह से उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। क्या ये हमारे गांव से है? हेल, अब हमें इस बारे में अगर पता भी कैसे चलता है? जरा उस बॉडी की हालत तो देखो। अगर ये मेरा बाप भी होता तो शायद मैं इसको इस हालत के अंदर पहचान नहीं पाता, क्योंकि इसके अंदर कुछ पहचानने के काबिल बचा ही नहीं है। हम कैसे पता लगाएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे एक ना एक चीज़ तो ज़रूर मौजूद है जो कि मैं तुम लोग को सर्टेनिटी के साथ बता सकता हूँ कि ये आदमी हमारे विलेज का नहीं है। क्योंकि अगली पल हम देखते हैं कि वो पानी के अंदर से खोपड़ी को निकालता है जो कि कटी हुई होती है और उसको उठा के सबके सामने फेंकता है।
हाँ, मैंने इस तरह के आदमियों की कहानी सुनी है जिनके सरों के ऊपर पंख लगे होते हैं। सुना है कि ये नॉर्समैन है जो कि दूसरी जगहों से आते हैं और अपने आप को यहाँ का बनाने की कोशिश करते हैं। ये एज ऑफ द वर्ल्ड की तरफ से आते हैं। लेकिन वहीं से वो बूढ़ी औरत आती है और कहती है, हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो उल्फार सन ऑफ और, कि ये एक इंडीड विजिटर है जो कि अक्रॉस द सी हमसे मिलने के लिए आया था और इस गांव का नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारी इस बात पे विश्वास नहीं कर सकती हूँ कि ये एक आदमी था। लॉर्ड थॉर, क्या आप इसकी तरफ जब देख रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि आपको इसकी आंखों में क्या नजर आ रहा है? और हम देखते हैं कि वहाँ पे उसकी बहुत हॉरिफाइड शक्ल हमें नजर आती है, जिसको देख के लग रहा है कि मरने से पहले उसने कुछ खतरनाक देखा है। उसकी आंखों के अंदर वो डर नजर आ रहा है और थॉर उसकी आंखों को गौर से देखते हुए अपनी आंखों को खोल लेता है और कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, क्योंकि हमारे मुताबिक ये एक देवता है जिसकी मौत हुई है। और ये देख के हम देखते हैं कि सारे वाइकिंग्स एकदम डर जाते हैं कि आखिरकार एक गॉड की ये हालत कौन कर सकता है। तो वहीं से वो सारे के सारे वाइकिंग्स चिल्लाते हैं, एक गॉड, ओडिन्स बियर्ड। लेकिन आखिरकार ऐसी कौन सी चीज है जो कि गॉड की ये हालत कर सकता है? और ये तो अक्रॉस द सी यहाँ पे बहते हुए आ रहा है। क्या ये समंदर के अंदर कोई बड़ा सी सरपेंट तो नहीं है? क्योंकि एक सरपेंट ही सिर्फ इस तरह की हरकतें कर सकता है। लेकिन वहीं से दूसरा आदमी बोलता है, क्या तुम लोग का दिमाग खराब हो गया है? जरा उसकी गोश्त की तरफ देखो, उसकी पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर एक भी बाइट का निशान नहीं है। उसको खाया नहीं गया है बल्कि उसको बुचर्ड किया गया है। लेकिन आखिरकार तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? इन सारे के सारे 9 वर्ल्ड्स के अंदर आखिरकार एक बॉड को बुचर कौन कर सकता है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? लेकिन वहीं से थॉर एक सोच के अंदर पड़ जाता है। लेकिन अगले पल अपने एक्स को उठाते हुए बोलता है कि ये घबराने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाइयों। ये जो कोई भी चीज है मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि एसगार्डियन स्टील के सामने उसका कोई मुकाबला नहीं है। कम नाउ नॉर्समैन, आखिरकार हम यहाँ रात के अंधेरे में खड़े होकर इस डेड बॉडी के ऊपर तबसरे क्यों कर रहे हैं? क्या हमारे पास मीट खत्म हो गई है या हमारी औरतें भाग गई हैं जो हम यहाँ खड़े होकर फजूल की बातें कर रहे हैं? हाँ, थॉर के पास अभी पूरी रात बाकी है जो कि उसको पीते हुए गुजारनी है। चलो चल के आवाजें करते हैं। लेकिन इसी तरह देखते हैं कि थॉर यहाँ पे सारे के सारे लोगों को भगा तो देता है। पीछे एक बच्चा बैठा होता है जिससे वो कहता है, बॉय जाओ और जाके कुछ लकड़ियां इकट्ठा कर लो, इतनी ज्यादा कि हम एक गॉड का फ्यूनरल तैयार कर सकें। लेकिन हम देखते हैं कि वहां से वो बूढ़ी औरत अभी भी नहीं गई है। और थॉर जब उस पूरी की पूरी बॉडी को एग्जामिन कर रहा होता है तो वो आते हुए कहती है, अब बुचर्ड गॉड, टेल मी माय लॉर्ड, क्या आपने इससे पहले कभी कुछ ऐसा देखा है? क्योंकि मुझे नहीं पता कि किसी ने ऐसा कुछ देखा भी होगा। तो थॉर उसके खुद सर को उठाते हुए देखता और कहता है, हमने जो है हेवेंस के अंदर वॉर्स को होते हुए देखा है। हमने अपनी आंखों से देखा कि किस तरीके से गॉड सफर करते हैं और उनका भी खून बहता है। हमने देखा है कि किस तरीके से इमोर्टल फादर्स जो हैं उनको उनके ही बेटे जो है टॉर्मेंट करते हैं, उनको ही टॉर्चर करते हैं। हमने ऐसी ऐसी चीजें देखी जिसको कोई इमेजिन नहीं कर सकता है, जिसको कोई सोच नहीं सकता है। लेकिन इन दी हेल मैंने आज से पहले ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। इस गॉड की आंखों के अंदर जो हॉरर नजर आ रहा है, ऐसा हॉरर मैंने आज तक किसी की आंखों में कभी नहीं देखा। और अगले बार हम देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत वहां झुक जाती है और कुछ बोलने लगती है। तो थॉर को देख के बोलता है कि आखिरकार तुम किन गॉड्स को प्रे कर रही हो ओल्ड वुमेन? किससे तुम मदद मांग रही हो? तो वहीं से वो बूढ़ी औरत कहती है कि जितने भी गॉड्स दुनिया के अंदर मौजूद है मैं सबसे ही पनाह मांगती हूँ, मैं सबसे ही मदद मांगती हूँ। तो हमने देखा कि हमारी पास की एक कहानी थी जहाँ पे हमने 8th सेंचुरी के अंदर देखा कि किस तरीके से यहाँ पे एक जबरदस्त तरीके से गॉड को बहुत बुरी तरीके से मारा गया है। Present day, deep space, the planet Indigor. मैंने इससे पहले कभी किसी से दुआ नहीं मांगी है, मैंने कभी किसी को पूजा नहीं है, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये सब चीज़ें होती किस तरह से। बट हियर गोस, डियर थॉर, हमारे लोगों को आपकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ये वो प्लेनेट है जिसके ऊपर कहीं सालों से एक पानी की बूंद तक नहीं बरसी है, यहाँ पे बारिश का नामो निशान नहीं है और हमारा प्लेनेट जो है वो मरते जा रहा है और उसके ऊपर हर एक चीज़ वो तड़प रखी है। हम सब बहुत जल्द मरने वाले हैं। हमसे आके जो कोई भी मिला है उसने हमें यही बताया कि सारे के सारे स्पेस के अंदर सिर्फ एक ही सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट गॉड है जो कि आज तक जिया है और वो जो चाहे वो कर सकता है, वो जिसकी चाहे मुराद को पूरी कर सकता है। तो प्लीज़ प्लीज़ थॉर हम सबको बचा लीजिए। और अगले ही पल हम देखते हैं कि वहाँ से बादलों की गरजने की आवाज़ आती है और गरजने के साथ एक चमक की आवाज़ आती है और उसी चमक के साथ वहाँ पे एक तूफानी बारिश शुरू होती है। और ये देख के वहाँ के सारे लोग झूम उठते हैं कि इतनी सदियों के बाद उनके प्लेनेट के ऊपर बारिश हो रही है। हम जो हैं इन लोगों की दुआओं को एक यूनिवर्स दूर से भी सुन सकते हैं। हम अक्रॉस द कॉस्मोस इनकी सारी की सारी बातों को अच्छे तरीके से सुन सकते हैं। और इसलिए जब हम यहाँ पे आए तो अपने साथ एक तूफान को लेकर आए। हमने ज़मीन के ऊपर इतनी ज़ोर से वार करा कि वो ज़मीन फट गई और उसके अंदर का जो पानी था वो बाहर आना शुरू हो गया। हमारे वार की वजह से सारे के सारे डेजर्ट जो हैं अब वो भीगना शुरू हो चुके हैं। आई एम थॉर, वॉरियर ऑफ एसगार्ड, एवेंजर ऑफ अर्थ। और जिस किसी चीज़ को भी हम मानते हैं हम उसकी कसम खाते हुए बोलते हैं कि आज के दिन यहाँ पे कोई नहीं मरने वाला। और इसी तरह हम देखते हैं कि प्रेजेंट डे के अंदर प्रेजेंट थॉर यहाँ पे अपने लाइटनिंग के साथ चमकते हुए यहाँ पे इस प्लेनेट के ऊपर आता है। और ये जो सारे के सारे लोग इतने टाइम से यहाँ पे प्रेयर्स कर रहे थे, उनकी प्रेयर्स को आंसर करते हुए वो यहाँ पे बारिश लेकर आया है। और वहीं से एक आदमी बोलता है, आप चले आए, हमने कभी अपने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि आप सच में यहाँ पे चले आएंगे। तो वहीं से थॉर मुस्कुराते हुए कहता है, हमने तुम्हारी प्रेयर को सुन लिया था लिटिल वन। हम आखिरकार किस किस्म के देवता होंगे कि अगर हमें कोई पुकारे, कोई हमसे मदद मांगे और हम उसका जवाब तक ना दें।
लेकिन अब मुझे अगर आप लोग इजाज़त दें तो मुझे यहाँ से चलना होगा, क्योंकि कभी ना कभी कहीं ना कहीं एक ना एक ऐसा इंसान मौजूद होता है जिसको एक बड़े हैमर से पिटने का दिल चाह रहा होता है, और जैसा कि हम थॉर है तो हमें ये करने में हमेशा ही खुशी होती है। नहीं नहीं, आप इतनी जल्दी कैसे जा सकते हैं? आपको कुछ टाइम तो यहाँ पे रुकना होगा ना। देखिए हमारे पास ज़्यादा कुछ तो है नहीं इस प्लेनेट के ऊपर, लेकिन हमारे पास ज़बरदस्त किस्म के कुक्स मौजूद हैं जो कि बहुत बढ़िया रॉक वॉर्म्स को तल के आपके लिए पेश कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे पास इस पूरी की पूरी सिस्टम के अंदर पाई जाने वाली सबसे बढ़िया शराब मिलती है। हमें माफ़ कीजिएगा लेकिन हम रुक नहीं सकते, हमें और भी काम करने हैं। लेकिन एक मिनट, क्या अभी अभी आपने शराब का नाम लिया? और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल शराब का नाम सुनते ही थॉर वहाँ पे उनके साथ टाइम स्पेंड करने लगता है और अपने पुराने किस्से सुनाने लगता है कि एक दफ़ा का जिक्र है जब हम अपने चैरियट को लेके जाया करते थे और बड़े बड़े गोड्स उसको खींचते हुए ले जाया करते थे। हमारे पीछे उस वक्त 300 खतरनाक किस्म के एंग्री स्टॉर्म्स लगे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम वहाँ से आगे भाग रहे थे और हंसते ही जा रहे थे। और हम जब उनसे भागते भागते अपने रेनबो ब्रिज तक पहुंचे और हमने उसको क्रॉस करा तो उसके बाद हमारी आंखों के सामने से दुनिया का सबसे ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा आया जो कि 9 रेल्म्स के अंदर पाया जाता है, एसगार्ड, गोल्डन सिटी ऑफ द गॉड्स, जहाँ पे ऑल फादर ओडिन और उनकी नोबल क्वीन फ्रिजा एक साथ मिलकर रूल करती है। उन्होंने एक जन्नत बनाई हुई है जहाँ पे चारों तरफ ब्रेवेस्ट वॉरियर्स रहते और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान तक दांव पे लगा सकते हैं। क्या वहाँ पे सच में ड्रैगन्स भी होते हैं? हाँ ड्रैगन्स, हाँ समटाइम्स। प्लस वहाँ पे एल्व्स भी होते हैं, ड्रॉफ्स भी होते हैं और ओकेजनली ट्रॉल्स भी होते हैं, बट मोस्टली वहाँ पे ज़्यादातर गॉड्स ही रहते हैं, द फाइनेस्ट गॉड्स हु हैव एवर लिव्ड। वहाँ पे इतने गॉड्स रहते हैं जितने आसमान के अंदर सितारे नहीं हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे रात हो जाती है और थॉर उस बच्ची को वहाँ पे लिटा देता है और उसको सहारा देके सुला देता है। आराम से सोना यंग वन, मैं इस बात की दुआ करता हूँ कि एसगार्ड की नज़रें हमेशा तुम्हारे ऊपर रहें और तुम्हें किसी चीज़ का कोई मसला ना हो। और पीछे से एक आदमी आता और कहता है, आपका बहुत शुक्रिया थॉर कि आपने हमारी आज जान बचा ली। तो थॉर पीछे पलटता और कहता है कि मेरा तुम्हारे ऊपर कोई कर्जा नहीं, बल्कि इस बच्ची का तुम्हारे ऊपर कर्जा है। ये है वो बच्ची जिसने मुझे आज बुलाया तो मैं यहाँ पे चला आया। लेकिन मुझे ये बात बताओ ज़रा एल्डर कि तुम लोग आखिरकार अपने गॉड्स को जो याद क्यों नहीं कर रहे हो, उनसे तुम दुआ क्यों नहीं कर रहे हो? तो वहीं से वो कहता है, तुम किन गॉड्स की बात कर रहे हो? मुझे इस बात के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अगर बात की जाए इंडिगार प्लेनेट की तो हमारे पास यहाँ पे कोई गॉड्स नहीं हैं। तो थॉर बोलता है कि कोई गॉड्स नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? आज तक मैंने सारे के सारे कॉस्मोस के अंदर प्लेनेट जितने भी विजिट किए हैं, उन हर एक प्लेनेट के ऊपर उनका कोई ना कोई गॉड होता है। ऐसा कोई वर्ल्ड नहीं जहाँ पे कोई गॉड ना हो। तो वहीं से वो एल्डर बोलता है कि जब मैं बच्चा हुआ करता तो मेरी माँ मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी। वो कहानियाँ काफ़ी अरसे पहले की थी कि एक ऊपर आसमानों के एक शहर बना हुआ था जो कि बहुत ही ज़्यादा हसीन और खूबसूरत था, लेकिन वो सारी की सारी कहानियाँ सिर्फ बच्चों के लिए थी, जैसा कि तुम अभी इन बच्चों को कहानियाँ सुना रहे थे ना, उन मैजिक रेनबोस की। लेकिन थॉर को गुस्सा आता है और उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, एक वक्त ऐसा था जब हम इतनी इतनी सी बातों के लिए किसी की जान ले लिया करते थे ओल्ड मैन, लेकिन आज हमने तुम्हारे इस पूरे के पूरे वर्ल्ड को बचाया है, तो क्या तुम्हें हमारी इन सारी की सारी बातों पे अब भी शक हो रहा है? तो वहीं से वो एल्डर बोलता है कि मुझे माफ कीजिएगा माय लॉर्ड, मेरा मतलब आपको नाराज करना नहीं था। मतलब आप सच में मुझसे ये कहना चाहते हैं कि आप जहाँ से आए हैं वहाँ पे एक रेनबो ब्रिज मौजूद है, वहाँ पे फ्लाइंग गॉड्स मौजूद हैं और आपके फादर वहाँ पे ट्रूली सारी की सारी जन्नत के थ्रोन के ऊपर बैठे हुए हैं? तो ये देख के हम देखते हैं कि थॉर उसको गुस्से से देखता है और इसी तरह वहीं से थॉर गुस्सा में आ जाता है और कहता है, बस अब हमारे फादर के बारे में अब कोई बात नहीं की जाएगी। इस बच्ची से कह देना कि जब वो उठेगी, कि जब उसकी आंख खुलेगी और जब अपने गॉड्स को पुकारेगी तो थॉर इस बात को मेक श्योर करेगा कि उसके गॉड जहाँ कहीं भी मौजूद है वो उनको वापसी घर जरूर भेजेगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि थॉर वहाँ से अपने हैमर को अगले पल घुमाता और सीधा आसमान की तरफ निकल जाता है और बोलता है, एक ऐसी दुनिया जिसके ऊपर कोई गॉड्स नहीं है। जितनी नॉलेज मुझे उसके मुताबिक इस पूरे के पूरे कॉस्मोस के अंदर बहुत से पैंथियंस मौजूद हैं। अक्रॉस द कॉस्मोस ये सारे के सारे पैंथियंस फैले हुए हैं और आज से पहले मैंने कभी ऐसा ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि एक ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे कोई गॉड्स ना हो। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, ऐसा होना पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि अगली बार हम देखते हैं कि थॉर जब इस प्लेनेट के आसमानों के अंदर आता है तो वाकई में उसको आसमान के अंदर एक गोल्डन सिटी नजर आती है जो कि इस प्लेनेट के साथ मौजूद है। और थॉर बोलता है कि वाकई में इंडीड यहाँ पे एक वक्त था जब इस दुनिया के भी गॉड्स हुआ करते थे। तो आखिरकार उन गॉड्स के साथ ऐसा क्या हुआ जो कि वो इनकी प्रेयर सुनना बंद कर चुके हैं? हो स्काई लॉर्ड्स ऑफ इंडिगार, अ फेलो इमोर्टल कम इन पीस। अपने आप को सामने लेकर आओ, थॉर तुमसे मिलने के लिए आया है। कुछ भी नहीं, यहाँ पे सिर्फ एकोस और डस्ट मौजूद है। इनके कमरों के अंदर अभी भी खजाने भरे पड़े हैं। ऐसा लग रहा है कि पिछले कई सदियों से इसको किसी ने छुआ तक नहीं है। और इनके वेपन रूम के अंदर सारे के सारे हथियार बिल्कुल वैसे ही रखे हैं कि उसको कभी इस्तेमाल तक नहीं किया गया हो। इनकी तलवारों के ऊपर जंग लग चुका है। ये सारी चीज़ें तो मुझे मिल चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे गॉड्स का कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। इनकी लाइब्रेरीज के अंदर काउंटलेस स्क्रॉल्स मौजूद हैं जिसके अंदर इनके बहादुरी के और लड़ाइयों के किस्से लिखे हुए हैं जो कि कभी इनके दरमियान हुआ करती थी। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे किसी भी वॉर या डिजास्टर का कोई जिक्र नहीं है। यहाँ पे किसी चीज़ का कोई साइन नहीं है, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा ही क्यों ना हो। यहाँ पे मुझे किसी किस्म का कोई क्लू नजर नहीं आ रहा है कि आखिरकार इन गॉड्स के साथ हुआ क्या है।
शायद ये एक मिस्ट्री है जो कि मुझे किसी और दिन यहाँ पे आके सॉल्व करनी पड़ेगी जब मेरे पास फारिग टाइम होगा। आई सपोज मैं इस शहर को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था क्योंकि इसके अंदर गोश्त के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन तभी अचानक जब हम यहाँ से जा रहे थे तो हमने एक वहाँ पे आखिरी बिल्डिंग को नोटिस करा। उसको देख के तो ऐसा ही लग रहा था कि वो किसी किस्म का कोई स्टोरेज हाउस है। मैं तो सोच रहा था कि उसको चेक करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन उसके बाद मैंने नोटिस करा कि उस पूरे की पूरे दरवाजे के ऊपर जंजीरों को बांधा गया है। इस पूरी की पूरी सिटी के अंदर ऐसा कोई दरवाजा नहीं था जिसको बंद किया गया था, ऐसा कोई दरवाजा नहीं था जिसके ऊपर ताला था, लेकिन इसके ऊपर ताला ज़रूर था। और इसी तरह हम देखते हैं कि थॉर वहाँ पे उस बड़ी सी जंजीर के पास आता है और अपने हैमर की मदद से उसको तोड़ता है और सीधा दरवाजे के अंदर घुसता है। लेकिन जब मैं उस दरवाजे को खोल ही रहा था तो मुझे उसी वक्त अंदाजा हो गया था कि आखिरकार इस दरवाजे के ऊपर ताला क्यों लगा है, क्योंकि मेरी आंखों से पहले मेरी नाक काम करना शुरू कर चुकी थी और उनकी स्मेल मुझे उस बंद दरवाजे से भी आ गई थी। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली जब थॉर उस कमरे के अंदर घुसता है तो वो देखता है कि बेसिकली इस प्लेनेट के जो सारे के सारे गॉड्स हैं उनको यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से मार के लटका दिया गया है और उन सबकी मौत हो चुकी है। हॉर्सकार द हार्श, क्रॉसकिन द क्रूल, लेडी वाइल्ड गॉडेस ऑफ एट्रोसिटीज, लॉर्ड ऑल ब्लूड एंड 13 सन्स एंड 13 ब्राइड्स। मैं इन सारे के सारे लोगों को रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ उनकी स्टोरीज से, इनके स्क्रॉल से जो कि मैंने पढ़े हैं। यही वो सारे के सारे इंडिगार के मिसिंग गॉड्स हैं जिनके बारे में मैंने पढ़ा था। चलो कम से कम एक मिस्ट्री तो सॉल्व हो गई, क्योंकि हमारे सामने अब इससे भी बड़ी एक मिस्ट्री खड़ी हुई है। क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि किस तरीके से इनके पूरे के पूरे फियरसम पैंथियन का कत्ल कर दिया गया है, उनको बुचर्ड कर दिया गया है। हर एक आदमी, औरत और बच्चे सबका नामो निशान मिटा दिया गया है और इनको मारा भी आम तरीके से नहीं बल्कि जानवरों की तरह मारा गया उनके खुद के फोर्ट्रेस के अंदर। यहाँ पे किसी किस्म की इन्वेजन का या वॉरफेयर का कोई साइन नहीं है, यहाँ पे किसी किस्म के कॉम्बैट की कोई निशानी नजर नहीं आ रही है। यहाँ तक कि मैं तो इस बुचरी को बुचरी भी नहीं कहना चाहूँ, वो भी बुचर वर्ड की जो एक इंसल्ट होगी। ये सच में जो कुछ भी है ये बिल्कुल अलग ही है, इससे पहले ऐसा कभी हमने कुछ नहीं देखा। अगर गॉड फ्लैश की बात की जाए तो वो काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता सड़ता है और जो अंदाज़ा मैं इसको देख के लगा सकता हूँ उसके मुताबिक पिछले कहीं कुछ साल गुजर चुके हैं इनको मरे हुए और इनको आज से पहले आके किसी ने डिस्कवर अभी तक नहीं किया है। अगर बात की जाए इनकी मौत की वजह की तो यहाँ पे कोई आर्मी ये नहीं कर सकती है, किसी जायंट का काम ये लग नहीं रहा है। और अगर बात की जाए सॉसरी की तो हवा के अंदर सॉसरी का कोई नामो निशान पाया नहीं जा रहा है। यहाँ पे कोई ऐसी रस्म और रिवाज नहीं किया गया, कोई बड़ा धमाका नहीं हुआ जिसके अंदर इन सब की मौत हो गई हो, इनके फ्लैश को खाया नहीं गया है। तो इसलिए माइंडलेस बीस्ट का काम ये हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी किया गया है उसके अंदर माइंडलेस तो कुछ भी है नहीं। जो कुछ भी किया गया है उसको बहुत ही सोच समझ के और प्लानिंग के साथ किया गया है। इनकी लाशों को देख के ऐसा लग रहा है कि इनको मरने से पहले बहुत ही ज़्यादा तड़पाया गया है। एक ऐसा स्किलफुल आदमी जो कि लोगों को टॉर्चर करने में काफ़ी ज़्यादा माहिर नज़र आ रहा है। ये किसी एक ही हाथ का काम किया गया है, एक ऐसा हाथ जो कि बहुत ज़्यादा स्टडी था और वो जानता था कि उसको अपने सामने वाले को किस तरीके से ख़त्म करना है। वो जानता था कि किस तरीके से उसके सामने एक आर्ट मौजूद है और इसको पेंट करना है। इनकी बॉडीज़ के ऊपर अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अलग अलग किस्म के ज़ख्म मौजूद हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत से हथियारों को इस्तेमाल किया गया है, किसी एक हथियार का निशान यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि जो कोई भी किलर है जिसने इन सारे के सारे गॉड्स को मारा है वो अपने साथ बहुत ज़्यादा अलग अलग हथियार रखता है। ऐसा कारपेंटर जो कि अपने टूल बॉक्स को लेके हमेशा अपने साथ चलता है। देख के तो मैं यही अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि ये वो पहला गॉड नहीं था जिसको उसने मारा है, और अगर मैंने उसको रोका नहीं और उसको पकड़ा नहीं तो ये आखिरी भी नहीं होने वाला है। इस गॉड की आंखों को देख के मुझे कुछ याद आ रहा है, इस गॉड के चेहरे को देख के मुझे सब कुछ याद आ रहा है। वो सारी जमी हुई फीलिंग्स, वो सारा का सारा टेरर जो उसकी आंखों के अंदर मुझे दिख रहा है। ऐसा मैंने आखिरी बार तभी देखा था जब मैं, और अगली बार हम देखते हैं जब अपनी थॉर मेमोरीज के ऊपर जोर डाल रहा था, याद करने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार उसने ये सारा का सारा आंखों में डर इस तरह से कहाँ देखा है। तो अगले बार हम देखते हैं कि थॉर की आंखें खुल जाती है और वो समझ जाता है कि ये कौन है और कहता है ओह हेल। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई चीज़ आती है और थॉर के ऊपर अटैक करना शुरू करती है और हम देखते हैं कि वहाँ पे शैडो के अंदर से खतरनाक किस्म का मॉन्स्टर नजर आता है हमें, जो कि बिल्कुल एक शैडो ही फॉर्म में हो रहा है। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर नजर आ रहा है, जो कि थॉर के साथ टो टू टो लड़ रहा है और थॉर अपने हैमर से उससे लड़ने की कोशिश कर रहा है। और थॉर बताता है कि जिस तरीके से ये मुझ पर अटैक कर रहा है ये एक जानवर की तरह लड़ रहा है, इसके अंदर कोई स्किल नहीं, सिर्फ फ्यूरी नजर आ रही है। इसका मतलब कि ये वो किलर नहीं है जिसने इन सारे के सारे गॉड्स को मारा है, बल्कि ये तो एक गार्ड डॉग है जो कि इन सारी की सारी लाशों के ऊपर नजर रख रहा था। लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि इस कुत्ते के अंदर भी बहुत ही ज्यादा ताकत मौजूद है, क्योंकि हम देखते हैं कि एक ही ब्लो के अंदर वो माइटी थॉर को उठा के दीवारों को तोड़ता हुआ आर पार करके दूर फेंकता है। और हम देखते हैं कि थॉर पूरे के पूरे अटैक से रिकवर होता है और सोचता है कि मुझे अब अच्छी तरीके से याद आ रहा है, ये तकरीबन 1 मिलियनिया पहले की बात है। एक समंदर के अंदर एक गॉड की लाश तैरती हुई नजर आई थी, उसके बाद कुछ घोड़ों के कटे हुए पंख नजर आई थी जो कि खून से भरे हुए थे केव के अंदर, वो पूरी की पूरी गार्ड जिसके अंदर हॉरर्स भरे हुए थे। मैं अब अच्छी तरह से जान चुका हूँ कि ये किसका काम हो सकता है। ये गौर द गॉड बुचर है। लगता है कि वो अभी तक जिंदा है और मरा नहीं है, और इस सब का सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि और अभी जितने गॉड्स मरे हैं तो कुछ भी नहीं है, अभी बहुत ज्यादा गॉड्स का मरना बाकी है। Many millennia from now, the great hall of Asgard
ये सारी की सारी खामोशी, ये वो चीज़ है जिससे मुझे सबसे ज़्यादा नफरत है। इस पूरी की पूरी बड़ी सी वीरान जगह के अंदर अब खामोशी के सिवा कुछ और नहीं बचा है। ये वो जगह है, ये वो हॉल्स हैं जहाँ पे लोग हमेशा जमा हुआ करते थे, जहाँ पे शोरों की आवाज़ हमेशा आया करती थी, लोग जीत के जश्न मनाया करते थे। लेकिन यहाँ पे अब ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं है। यहाँ पे मैं बिल्कुल अकेला रह चुका हूँ और बस यहाँ पे वो मनहूस चीज़ें मौजूद हैं जो कि बाहर खड़े हुए उस खामोशी के अंदर से मुझे मॉक करने की हर वक्त कोशिश कर रही होती हैं। और इन सारी की सारी मॉकिंग के बीच एक सॉफ्ट, नरम और बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में सांस लेने की आवाज़ें आती हैं एक थके हुए ओल्ड गॉड की। लेकिन बस बहुत हो चुका है इस खामोशी को, मैं और नहीं सह सकता हूँ। अगर मेरी किस्मत में मरना लिखा है, अगर ये लोग मुझे मारने के लिए ही आए हैं और मेरा मरना तय है, तो फिर मैं इस तरह खामोशी से बैठे बैठे नहीं मरूंगा, बल्कि अपने हाथों में अपना वेपन लूंगा और उनके सीनों के ऊपर चढ़ के उनके गर्दनों को धड़ से अलग करूंगा। ब्रिंग मी माई आर्म। मैं तो इतना ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ कि मुझे याद तक नहीं कि अब इस एसगार्ड के ऊपर कोई नहीं जो कि मेरा हुक्म मानेगा और मेरी मदद करेगा। अब यहाँ पे मैं अकेला रह गया और मेरे सिवा कोई नहीं। नो वन एक्सेप्ट मी। आई एम थॉर ओडिनसन, किंग ऑफ अ ब्रोकन एसगार्ड, लास्ट ऑफ ऑल द गॉड्स। और आज के दिन मैं फिर उठूंगा और कोशिश करूंगा कि शायद आज के दिन मेरी मौत मुझे आके गले लगाए और मैं जाके वल्हैला के अंदर पहुंच जाऊं। तो उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि फ्यूचर के अंदर थॉर है। और हमें पता चल रहा है कि किस तरीके से फ्यूचर के अंदर सारे के सारे गॉड्स खत्म हो चुके हैं। थॉर एसगार्ड के ऊपर ओडिन की तरह बिल्कुल बूढ़ा हो चुका है और वो अकेला रह रहा है और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खत्म हो चुकी है और वो अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। लेकिन अगले वाला देखते हैं कि थॉर अपने हैमर को उठाते हुए वहीं पे उन खतरनाक किस्म के शैडोई मॉन्स्टर्स के ऊपर फेंक रहा है। मुझे अब सही तरीके से याद भी नहीं है कि आखिरकार इस सब की शुरुआत कैसे हुई थी। जहाँ तक मुझे याद है एक बहुत अरसा पहले एक मरे हुए गॉड की लाश समंदर के अंदर तैरते हुए मेरे सामने आई थी। एक छोटी बच्ची दुआएं मांग रही थी एक ऐसे वर्ल्ड के ऊपर जहाँ पे कोई गॉड्स मौजूद नहीं थे। लेकिन आज ये सारी की सारी कहानी यहीं पे खत्म होगी। ये खत्म होगी ब्लड एंड थंडर के साथ, मेरे हैमर और मेरी सॉर्ड के साथ, विद वन लास्ट स्टैंड एट द गेट्स ऑफ हेवन। कम डॉग्स, अभी भी इस पूरे के पूरे एसगार्ड के अंदर एक गॉड अभी जिंदा बाकी है। आओ और आके मुझसे मुकाबला करो कुत्तों। अब मैंने ओडिन सॉर्ड को अपने म्यान में से निकाल लिया है। अब तुम सबका अंत आ चुका है। डेथ टू द बुचर ऑफ गॉड्स एंड हिज ब्लैक बर्जर्कर्स, डेथ टू द एनिमी ऑफ एसगार्ड। और इसी तरह हम देखते हैं कि हमारा किंग थॉर यहाँ पे अपनी ओडिन सॉर्ड और म्योनियर दोनों को निकालते हुए इन खतरनाक किस्म के ब्लैक बर्जर्कर से मुकाबला कर रहा है जो कि किसी और के नहीं बल्कि गॉर द गॉड बुचर के हैं। और आखिरकार ये सब कुछ चल क्या रहा है ये हमें आगे स्टोरी में जैसे जैसे जाते रहेंगे वैसे ही समझ में आता रहेगा। अब आगे चाहे जो भी होने वाला हो, जो कुछ भी मेरी किस्मत में लिखा हुआ हो, बस इस बात को जरूर जान लेना कि जब मेरे सामने आके मेरी मौत खड़ी थी तो मैं उससे डरा नहीं बल्कि मैंने उससे गॉड की तरह मुकाबला करा। इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा किंग थॉर अपने म्योनियर से अपनी लाइटनिंग को चमकाते हुए अपनी ओडिन सॉर्ड को निकालते हुए उन सारे के सारे ब्लैक बर्जर्कर्स के बीच घुस जाता है और अंधाधुंध उनसे मुकाबला करना शुरू करता है। काफी सालों पहले द ग्रेट वेपन हॉल ऑफ एसगार्ड। इसको तैयार किया गया था बोनों के जरिए और इसको बनाया गया था एक मिस्टिकल ऊरो मेटल से। इसको बनाने के अंदर जितनी आग का इस्तेमाल किया गया है वो इतनी ज़्यादा थी कि वो एक पूरे के पूरे सूरज को पिघला सकती है। इसके अलावा इसके ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म के इंचेंटमेंट को लगाया है किसी और ने नहीं बल्कि ऑल फादर हिमसेल्फ ने। ये एक ऐसा वेपन है जिसके जरिए पूरे के पूरे प्लैनेट्स को शैटर करके बर्बाद किया जा सकता है इतनी आसानी से जितनी आसानी से कंकरों को तोड़ा जा सकता है। इट इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन इन ऑल द 9 realms। लेकिन इसको सिर्फ एक वर्दी ही लिफ्ट कर सकता है। मैं अपने हाथों से जो हूँ रेसल कर चुका हूँ बड़े बड़े ड्रैगन्स के साथ। मैंने इतने बड़े बड़े वुल्फ से मुकाबला करा है जो कि एक लॉन्ग बोर्ड के साइज के जितने होते हैं। अगर मैं अपनी उम्र के गॉड्स के मुकाबला करूँ तो मैं उनसे डबल जो हूँ बैटल्स लड़ चुका हूँ। तो मुझे बताओ आखिरकार कि इसको उठाने के लिए मुझे और कितना ज़्यादा वर्दी होना पड़ेगा। ओह, आखिरकार तुम हिलते क्यों नहीं हो, यू ब्लास्टेड चंक ऑफ मेटल। हाँ, सच में तुम्हें तो मानना पड़ेगा कि तुम बहुत ही ज़्यादा ढीठ के बच्चे हो। तुम आखिरकार कौन सी मिट्टी से बने हो हैमर जो कि उठ के नहीं देते हो। कोई बात नहीं, एक ना एक दिन ज़रूर म्योनियर, एक ना एक दिन तुम सिर्फ मेरे ही होगे। तो इसी तरह हम देखते हैं कि किस तरीके से मैं बताया गया ये काफ़ी सालों पहले जब थॉर वर्दी नहीं हुआ करता था म्योनियर के लिए तो वो तब से उसको उठाने की कोशिशें कर रहा है लेकिन उस वक्त वो अपने एक्स को इस्तेमाल किया करता था। लेकिन इसी तरह कहानी शिफ्ट होती है हमारी जहाँ पे हम देखते हैं कि अब इस हैमर को थॉर उठा चुका है, उसकी वर्दी हो चुका है और अब वो इस पूरे के पूरे शेडो से लड़ रहा है प्रेजेंट डे के अंदर। वहीं पे अगर हम फ्यूचर के अंदर देखें तो वो खतरनाक किस्म का किंग थॉर जो है जिसके पास म्योनियर और ओडिन सॉर्ड दोनों ही हैं बर्जर्कर से मुकाबला कर रहा है। लेकिन इसी तरह अगर हम अपने वाइकिंग थॉर के पास शिफ्ट हो तो वो कहता है जल्दी चलो कुत्तों, इतना वक्त क्यों लग रहा है, इतनी देर लगाओगे तो हम जब तक वहाँ पहुँचेंगे वहाँ पे कुछ भी नहीं बचने वाला हमारे लिए। 893 AD, द बाल्टिक सी। क्या तुमने अपनी गॉड ऑफ थंडर की आवाज़ को सुना नहीं? क्या तुम लोग नॉर्थमैन नहीं हो? क्या तुमने हमारे लॉर्ड का मैसेज नहीं सुना कि हमें वहाँ पे फौरन जल्द से जल्द पहुँचना होगा? तो इसलिए फौरन से सारी की सारी कश्तियों को तेज तेज चलाना शुरू करो, उस तरीके से चलाओ जिस तरह से वाइकिंग्स चलाते हैं। हमें अपनी डेथ और ग्लोरी को गाज गले लगाना है जाके। आज हमें इस कश्ती को इतनी तेज भगाना है क्योंकि हमारे साथ हमारा लॉर्ड मौजूद है, लॉर्ड थॉर। इस पूरी की पूरी कश्ती को तेज तेज रॉ करने की कोशिश करो, हमें रॉ करना होगा थॉर के लिए।
माय लॉर्ड, ये पूरा का पूरा फॉग तो कुछ ज्यादा ही थिकर होते जा रहा है। परहैप्स हमें कश्तियों को थोड़ा सा स्लो कर देना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी चीज के अंदर जाके घुस जाएं और हमें नजर भी ना आए। तो वहीं से थॉर कहता है कि तुम्हें इस बात के बारे में परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम वो हैं जो कि मुस्फलहाइम के खतरनाक किस्म की जलती हुई आग के ऊपर पूरे के पूरे कश्तियों को लेके जा रहे थे, जहाँ पे आग के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। हम वो हैं जो कि निफलहाइम के खतरनाक किस्म के हरिकेन्स के बीच में से गुजर गए, जो कि बर्फ से ढके हुए थे। तो ये एक मिडगार्ड का छोटा सा फॉग एक सन ऑफ ओडिन को स्लो नहीं कर सकता है। तो इसलिए आज डरने की कोई जरूरत नहीं है मैन ऑफ द नॉर्थ, क्योंकि इस वक्त तुम्हारे साथ आई ऑफ द गॉड मौजूद है, जो कि तुम्हें आज गाइड कर रही है। लेकिन अचानक हम देखते हैं कि वहीं से लोग बोलते हैं कि माय लॉर्ड, वहाँ पे उस मिस्ट के अंदर कुछ ना कोई चीज नजर आई है, एक तरह का फिगर जो कि पानी के ऊपर चल रहा है। आखिरकार ये कैसे हो सकता है? तुम ये कैसी बकवास कर रहे हो? नॉनसेंस, क्या तुमने आज कुछ ज्यादा ही शराब पी ली थी? चलो खामोशी से यहाँ पे बैठ जाओ, उससे पहले कि लॉर्ड थॉर को गुस्सा आए। लेकिन वहीं से वो आदमी खड़ा होता है और कहता है कि नहीं माय लॉर्ड, मैंने कुछ देखा है वहाँ पे, किसी का चेहरा, कुछ ना कुछ चीज तो वहाँ पे जरूर मौजूद है। और हम देखते हैं कि थॉर उस पूरे के पूरे मिस्ट के अंदर घूर के देखने की कोशिश कर रहा होता है और अगले पल उसको वही चेहरा नजर आता है जो कि कल रात उसने उस गॉड का देखा था। वहीं से वो आदमी बोलता है कि मैंने उसको देखा है, लेकिन मैं इतना बताना चलूं कि वो चेहरा किसी आदमी का नहीं था। थॉर बोलता है कि बस अब बहुत हो चुका है, यहाँ पे थोड़ी सी खामोशी लाई जाए। तुम लोग छोटे बच्चे नहीं हो जो कि छोटी मोटी मामूली मरमेड से डर जाओ, तुम लोग वाइकिंग्स हो। वाइकिंग्स का नाम ही काफी होता है पूरे के पूरे मिडगार्ड के अंदर लोगों को डराने के लिए। और फौरन से इस कश्ती को रो करना शुरू करो, इससे पहले कि हम अपने एक्स जानबॉन को उठाएं और तुम्हें उसका जवाब देना हो। लेकिन अगले पल थॉर बोलता है कि इन सारे के सारे लोगों से कहो कि थोड़ी सी स्पीड स्लो कर लें, जब तक ये सारा का सारा फॉग यहाँ से चले ना जाए। ठीक है माय लॉर्ड, मैं कह देता हूँ, लेकिन आपने तो कहा था। हम जानते हैं कि हमने क्या कहा था, लेकिन अब हम जो आपको करने के लिए कह रहे हैं आप उसको फौरन से मान लीजिए। और इसी तरह हम देखते हैं कि थॉर अपनी कश्तियों को वहाँ पे स्लो करते हुए पूरे के पूरे फॉग के अंदर बढ़ता है। लेकिन इंडीड हम देखते हैं कि वहाँ पे उस पूरे के पूरे समंदर के पानी के ऊपर कोई ना कोई शख्स तो खड़ा हुआ है जो उनका पीछा कर रहा है। और वो कहता है, मैं सूंघ सकता हूँ एक गॉड फ्लैश। चलो मैं इसी तरह से तुम्हारा पीछा करते रहता हूँ लिटिल गॉडलिंग। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने और दूसरे गॉड्स के पास जाओ और मुझे उनसे जाके मिलवाओ। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे उस पूरे के पूरे समंदर के अंदर एक मिस्टीरियस शख्स थॉर का पीछा करते हुए उनकी जहाज का पीछा कर रहा है। 3 days later, along the banks of the Neva River, जो कि आजकल जाना जाता है मॉडर्न टाइम्स के अंदर रशिया के नाम से। और वहीं से हम देखते हैं कि वहाँ पे जो कैप्टन होता है इस पूरे के पूरे जहाज का, वो उतरता है सीधा और कहता है कि बस अब और ज़्यादा इंतजार नहीं किया जाएगा, मेरे लोगों को यहाँ पे भूख है, डेथ और प्लंडर की, हमें इस पूरी की पूरी बैटल को फौरन से स्टार्ट करना होगा। तो थॉर बोलता है कि नहीं, ज़रा 1 मिनट रुक जाओ, हमने इस 7 समंदर को पार इसलिए नहीं करा कि हम यहाँ पे कुछ गुलामों से लड़ सके जिनके हाथ में भाले मौजूद हैं। थॉर को यह बताया गया था कि आज यहाँ पे गॉड्स होने वाले हैं। रिवरमैन, आखिरकार वो सारे के सारे गॉड्स कहाँ हैं जिन्होंने कसम खाई थी कि वो तुम लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे? अपने गॉड से फौरन प्रयत्न करो और उनको नीचे बुलाओ, ताकि एक गॉड दूसरे गॉड से मुकाबला कर सके, एक डिसेंट फाइट ले सके। हमारे गॉड्स यहाँ पे बहुत जल्द आएंगे नॉर्थ स्वाइन, लेकिन तब तक के लिए हम ही काफ़ी है तुम लोगों की ज़बानों को काटने के लिए। जब हमारा गॉड पेरोन द स्टॉर्म लॉर्ड और चेरनोबल द ब्लैक यहाँ पे आएगा उड़ते हुए और अपने ज़बरदस्त किस्म के एक्सेस को तुम लोगों के ऊपर बरसाना शुरू करेगा, अपनी थंडरबोल्ट्स को यहाँ से वहाँ उड़ा रहा होगा, तो उस वक्त हम उनके लिए गाने गा रहे होंगे। ज़रा देखो ऊपर आसमान की तरफ, लगता है कि हमारे गॉड्स आ गए हैं। लॉर्ड पेरून, क्या सच में ये वो हैं? क्या हमारे गॉड्स आज हमारी मदद करने के लिए आ गए हैं फाइट में? ज़रा 1 मिनट, मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहे। और वहीं से हम देखते हैं कि सारे के सारे नॉर्समैन भी ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं और उनका लीडर बोलता है, वो क्या वो तुम्हारा गॉड है? और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि आसमान के अंदर एक उड़ने वाला घोड़ा मौजूद होता है जो कि यहाँ पे आ रहा होता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ से वो लोग खुश होना शुरू होते हैं और कहते हैं कि ज़रा देखो, ब्लडी हॉर्स ऑफ डूम आ चुका है, डिफेंडर ऑफ स्लेव्स, ये वो घोड़ा है जो कि पेरून इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ज़रा 1 मिनट, इस घोड़े के ऊपर हमारे गॉड कहाँ हैं? वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। और अगले पल हम देखते हैं कि जब ये घोड़ा यहाँ पे लैंड करता है तो उसके ऊपर पूरा का पूरा खून लगा हुआ होता है और वो सारे के सारे लोग ये देख के घबरा जाते हैं और वो कहते हैं, लॉर्ड थॉर, देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि उनके गॉड्स के अंदर इतना दम नहीं था कि वो आपसे मुकाबला कर सकते, तो क्या अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या हम इस बैटल को शुरू करें? तो वहीं से थॉर उस घोड़े को पकड़ता है और कहता है, अब तुम लोगों को जो करना है वो तुम कर सकते हो, बस इतना याद रखना कि जब सारी की सारी जंग खत्म हो तो एक पूरे के पूरे शराब के बीड़े को मेरे लिए ज़रूर संभाल के रखना। और अगले बार हम देखते हैं कि थॉर बेसिकली उसी घोड़े के ऊपर बैठ के आगे की तरफ निकल पड़ता है और हम देखते हैं कि थॉर को समझ में आ गया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। और वो कहता है कि बादलों के अंदर से खून टपक रहा है और ये कोई आम खून नहीं बल्कि एक देवता का खून है। मैं ये देख के समझ चुका हूँ कि यहाँ पे आज खून बहाया गया है, किसी इमोर्टल की आज जान ली गई है इन आसमानों के अंदर। और अभी देख के ऐसा लग रहा है कि ये पूरी की पूरी रेन ऑफ द डेथ जो है बस अभी इसकी शुरुआत ही हुई है। मेरे ख्याल से ये चिड़नाबोल द ब्लैक है। और अगले बार हम देखते हैं कि वहाँ पे उसको एक और घोड़ा उड़ने वाला नजर आता है जो कि ब्लैक कलर का होता है, लेकिन थॉर जब उसके पास उसको करीब से जाके देखता है तो दरअसल उस पूरे के पूरे गॉड की मुंडी गायब होती है, यानी कि इनका जो दूसरा गॉड था उसको भी जान से मार दिया गया है। एक ब्लडी राइडरलेस हॉर्स जिसके गॉड का सर उसके धड़ से अलग कर दिया गया है। लगता है कि आज के दिन जो मैं मजा करने वाला था उसको किसी ने बर्बाद करने के बारे में सोच लिया है। अगर गॉड ऑफ साल्व्स की बात करें तो उनका दिमाग वैसे भी कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। हो सकता है कि वो उन दोनों के बीच में आपस में ही कोई लड़ाई हो गई हो किसी छोटी सी बात के ऊपर और उन दोनों ने आपस में लड़ लड़ के एक दूसरे को ही ख़त्म कर दिया हो।
क्योंकि एक बार मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मैंने देखा था कि किस तरीके से दो गॉड्स ने एक दूसरे को जान से मार दिया था सिर्फ इस आर्ग्यूमेंट के ऊपर कि आज हफ्ते का कौन सा दिन चल रहा है। लेकिन ये सारी की सारी बातें उसको एक्सप्लेन नहीं करती हैं कि जो मेरे दिमाग के अंदर एक अजीब व गरीब फीलिंग चल रही है। मुझे महसूस हो रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। ये वो फीलिंग है जो कि मुझे तब से ही महसूस हो रही है जब से ही मैंने उस नदी के किनारे उस गॉड के फेस को देखा था वाटर्स ऑफ आइसलैंड के अंदर। ये बिल्कुल वैसे ही सेम फीलिंग आ रही है जब पूरी की पूरी जंग शुरू होने वाली होती है और हर एक सिपाही जंग के अंदर अपनी लाइन के अंदर खड़े हुए अपनी तलवार और भालों को लेकर खड़ा होता है और वो ऑर्डर्स का इंतजार कर रहा होता है कि जैसे ही वो बाजा बजेगा तो वो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। ये वो मोमेंट लग रही है जब एक बीस्ट इस बात को समझ आता है कि उसको कोई हर्ट करने की कोशिश कर रहा है। और अगली बार हम देखते हैं कि जब थॉर यहाँ पे सारी की सारी बातें सोच रहा होता है, समझने की कोशिश कर रहा होता है, पीछे से हम देखते हैं कि एक मिस्टीरियस शख्स बेसिकली थॉर के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होता है। और अगले पल न जाने वो अपने कुछ पावर्स को इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म की तलवार को ले आता है। और हम देखते हैं कि उस तलवार के वार के साथ अगले ही पल जिस घोड़े के ऊपर थॉर बैठा होता है उसके सर को उसके धड़ से अलग करके दो टुकड़े कर दिया होता है और थॉर वहां पे उस घोड़े से नीचे गिरना शुरू होता है। और वहीं से आवाज आती है, क्या तुम इसको महसूस कर सकते हो लिटिल लॉर्ड ऑफ हेवन? ये पूरे के पूरे सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, जैसा कि तुम आसमान से गिर रहे हो और तुम जानते हो कि अब तुम उड़ नहीं सकते हो। अब बताओ कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? क्या तुम एक मोटल की तरह महसूस हो रहा है? अगली जो चीज़ तुम सीखोगे वो ये होगी कि फीलिंग ऑफ बुचर्ड क्या होती है। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे दरअसल कोई और नहीं बल्कि गॉड द गॉड बुचर आके वो हमारी यंग थॉर के ऊपर अटैक करता है बहुत ही खतरनाक तरीके से आसमानों के अंदर। लेकिन हमारा थॉर अपने आप को संभालता है और एक ज़बरदस्त किस्म का जो दूसरा घोड़ा होता है चिरनोवोल द ब्लैक का, उसके ऊपर लैंड करता है और उसको लेते हुए यहाँ से सीधा आगे बढ़ता है। और वहीं से गौर बोलता है, एक फाइटर। मुझे वैसे फाइटर्स कुछ ज़्यादा ही पसंद है, लेकिन तुम इस बात को जान के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाओगे नन्हे गॉड कि मैं आज तक कितने ज़्यादा फाइटर्स का काम तमाम कर सकता हूँ जो कि तुम्हारी तरह ही लड़ने की कोशिश करते थे पहले। हम कोई नन्हे गॉड नहीं बल्कि हमारा नाम थॉर है, क्लाउड स्टॉकर। हम एक एसगार्डियन हैं, एक वॉरियर बॉर्न हैं और हम वो आखिरी गॉड होने वाले हैं जिनको आज तुम देखने वाले हो, क्योंकि इसके बाद तुम जिंदा नहीं रहने वाले हो। और इसी तरह हम देखते हैं कि थॉर वहाँ पे गॉर के ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म का अटैक करता है अपने एक्स के जरिए और सीधा वहाँ से भागना शुरू करता है और कहता है कि एसगार्डियन, आई बिलीव कि ये सारी की सारी एसगार्डियन गॉड में से मेरा पहला गॉड होने वाला है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम यहाँ पे अकेले नहीं होने वाले हो, क्योंकि एक बार मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूँ उसके बाद मैं तुम्हारे पूरे के पूरे पैंथियन को तुम्हारे पीछे भेज रहा हूँ, तो इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे थॉर और गॉर के बीच एक ज़बरदस्त किस्म का बादलों के अंदर मुकाबला चल रहा है। उसी तरह से थॉर बताता है कि जिस तरीके से मैंने जब उसकी आंखों के अंदर झांक के देखा तो मैं समझ गया कि यही वो गॉड किलर है जो कि ये काम कर सकता है, क्योंकि उसकी आंखों के अंदर वो सारी की सारी ब्लैकनेस नजर आ रही थी, वो सारी की सारी नफरत नजर आ रही थी जो कि ये बता रही थी कि वो कोई आम आदमी नहीं है। ये वो दिन था जब मैंने सीखा कि डिफरेंस क्या होता है एक जंग और एक मर्डर के बीच में। और इसी तरह हम देखते हैं कि थॉर यहाँ पे अपने पुराने किस्सों को याद करते हुए यहाँ पे गॉड से बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से मुकाबला कर रहा है, जहाँ पे हम देखते हैं कि उसका जो एक्स जानबॉर्न होता है उसके जरिए के सीने के अंदर एक वार करते हुए उसके पूरे के पूरे खून को निकालना शुरू करता है। और थॉर भी यहाँ पे गॉड से बहुत ही ज़बरदस्त और तगड़ा मुकाबला ले रहा है, लेकिन न जाने गॉड के पास इस वक्त कौन सा वेपन है जिसके जरिए वो थॉर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ते जा रहे हैं और अलग अलग वेपन्स को क्रिएट कर रहा है अपनी बॉडी के अंदर से। और थॉर चाहे उससे कितना भी मुकाबला करने की कोशिश कर ले, उसको कितना भी काउंटर कर ले, लेकिन गॉर के वेपन्स बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं जो कि अजीब व गरीब टेंटिकल्स के अंदर ट्रांसफॉर्म होते हैं और थॉर की छाती के अंदर घुस जाते हैं। और अगले पल गॉर उसके ऊपर अपने सारे के सारे वेपन्स को लेता हुआ अटैक करने के लिए बढ़ता है और थॉर उससे बचने की सारी कोशिशें कर रहा होता है, उससे मुकाबला कर रहा होता है, लेकिन गॉर अपने सारे के सारे वेपन्स को थॉर की छाती के आर पार कर देता है और अगले पल वो उसके गले को दबोच लेता है अपने वेपन के जरिए और उसको खींचने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि थॉर ने अभी तक हार नहीं मानी होती और अगले पल वो अपने यार्न बॉन्ड का इस्तेमाल करते हुए गॉर को एक ज़बरदस्त किस्म का ब्लो मारता है जिससे वो पीछे जाके गिरता है और थॉर उसी मूवमेंट के अंदर ज़मीन की तरफ गिरता हुआ जा रहा होता है। और इसी मोमेंट के अंदर जब वो गिर रहा होता है तो वो अपने आप को इन सारे के सारे टेंटिकल से आज़ाद करवाता है। लेकिन इससे पहले कि थॉर वहाँ पे उससे बच सके हम देखते हैं कि गॉर ने अभी तक हार नहीं मानी होती और वो दोबारा से थॉर के पास आके उसके ऊपर अटैक करता है। तुम आज तक से उन्हीं लोगों से मुकाबला करते हुए आए हो जो कि तुम्हारा नाम सुन के ही डर जाते हैं, जो कि तुम्हारी ग्रेटनेस के आगे झुक जाते हैं। क्या मैंने ठीक कहा गॉड ऑफ एसगार्ड? तुमने आज तक जिस किसी से भी मुकाबला करा है उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो तुम्हारी आंखों के अंदर देख सके, क्योंकि वो इस बात को जानता है कि तुम कौन हो, तुम्हारी क्या रेपुटेशन है। क्योंकि तुम्हारा सामने वाला एनिमी तुम्हें पहले से जानता है तो तुम हमेशा उसके ऊपर भारी ही पड़ते हो। लेकिन थॉर हम देखते हैं कि गॉर के ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म का पंच मारते हुए बोलता है कि तुम गलत बात कर रहे हो, हम जिससे मुकाबला करते आए हैं वो वॉरियर्स हैं और रही बात तुम्हारी तो मैं इतना तो कह ही सकता हूँ कि तुम किसी किस्म के कोई वॉरियर नहीं हो, बुचर ऑफ गॉड्स। मैं तुम्हारे जैसे पहले बहुत देख चुका हूँ। लेकिन गॉर थॉर को लात मारते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे इस बात के ऊपर विश्वास नहीं है कि तुमने मेरे जैसा पहले कभी देखा होगा। और अगली बार हम देखते हैं कि थॉर वहाँ पे उस पूरे के पूरे आसमानों से सीधा ज़मीन की तरफ गिर रहा होता है, लेकिन अभी इतनी जल्दी ही क्या है क्योंकि गॉर थॉर का पीछे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। और अगले पल वो अपनी तलवार को आर पार करते हुए थॉर की छाती के अंदर घुसा देता है और गॉर बोलता है
कि मैं इस पूरी की पूरी फाइट के अंदर सिर्फ इसी बात को सोचने की कोशिश कर रहा हूँ लिटिल गॉड, कि आखिरकार वो सारे के सारे लोग जो इस वक्त नीचे तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, वर्शिप करते हैं, आखिरकार वो तुम्हें मानते ही क्यों हैं? वॉट आर यू द गॉड ऑफ? हाँ, आखिरकार तुम किस चीज़ के देवता हो? एक्सेस, ड्रंकनेस, वैनिटी? क्योंकि इसके अलावा मैंने तुम्हें कुछ और करते हुए नहीं देखा। या फिर वॉर के भी हो सकते हो, क्योंकि मैं इससे पहले काफ़ी गॉड ऑफ वॉर्स को मार चुका हूँ। God of fear, God of chaos, God of blood, wrath and jealousy and lies, of plague, earthquake, genocide, revenge, God of degradation, God of death, और उनमें से कुछ God of poetry and flowers भी थे। और ये बात तो माननी पड़ेगी कि चाहे मेरे सामने कोई भी गॉड क्यों ना आ जाए, उनको मैं मारता एक ही तरीके से हूँ। तो मुझे बताओ प्रिंस ऑफ एसगार्ड, इससे पहले कि मैं तुम्हारी जान ले लूँ और तुम्हारे मुंह से कोई अल्फाज ना निकल सके और तुम बोलने के काबिल तक नहीं रहो, तो क्यों ना एक आखिरी बार चिल्ला के मुझे बता ही दो कि आखिरकार जब मैंने तुम्हारी जान ली तो थॉर किस चीज़ का देवता था? आखिरकार थॉर किस चीज़ के ऊपर अपना कमांड रखता था? और हम देखते हैं कि यहाँ पे थॉर की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो चुकी है। गॉर यहाँ पे थॉर को बहुत बुरी तरीके से पीट चुका है और थॉर की आंख वाँख सब सूज चुकी है, उसको सांस भी नहीं ली जा रही। लेकिन इस पूरी की पूरी मदहोशी की हालत में थॉर अपना जवाब देता और कहता है, हम हैं गॉड ऑफ थंडर। और अगले पल हम देखते हैं कि आसमान से कड़कती हुई बिजली गिरती है, जो कि सीधा गॉर के ऊपर गिरती है। और इस पूरी की पूरी बिजली की वजह से थॉर और गॉर दोनों यहाँ पे आसमान से सीधा ज़मीन की तरफ गिरते हैं। प्रेजेंट डे डीप स्पेस, द वर्ल्ड ऑफ डेड गॉड्स, जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा थॉर जो है प्रेजेंट डे के अंदर अपने म्योनियर को इस्तेमाल करते हुए इस ब्लैक बर्जरकर से मुकाबला करके उसको ख़त्म कर चुका है। पूरी की पूरी फाइट को तकरीबन कुछ घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन हमने गॉड बुचर के सर्वेंट को आखिरकार हरा ही दिया। लेकिन अगर ये गॉड बुचर इस तरह के खतरनाक किस्म के कंस्ट्रक्ट्स को बना सकता है जो कि उसकी इमेज के अंदर बने हुए हैं, ये अगर इतने ज़्यादा पावरफुल हैं, तो उसका मतलब ये है कि आखिरी बार जब मैं उससे लड़ा था उसके बाद से उसकी पावर्स कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी हैं। लेकिन मैं इस बात को एक्सपेक्ट ज़रूर कर रहा हूँ कि मेरे लिए उसको तलाश करना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। मुझे बस सिंपली सारे मरे हुए गॉड्स की लीड्स को फॉलो करना है। और इसी तरह हम देखते हैं कि थॉर वहाँ पे पूरी की पूरी आग के अंदर से एक मशाल को जलाता है और कहता है कि मैं इस बात को नहीं जानता हूँ गॉड्स ऑफ एंडिगार, बट नेवरदलेस तुम्हारा बदला मैं ज़रूर लूँगा। थॉर ऑफ एसगार्ड इस बात की कसम खाता है कि तुम लोगों को जिस किसी ने भी मारा है, तुम लोगों का जिस किसी ने भी यह हाल करा है, मैं उसका बदला ज़रूर लूँगा। मैं उसको ज़रूर ख़त्म करूँगा जिसको मैंने काफ़ी सालों पहले शुरू करा था। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उस बुचर की कितनी पावर है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मुझसे कहाँ भागने की कोशिश करता है। नो मैटर मुझे इसमें कितना भी वक्त क्यों ना लगे। फ्लाई म्योनियर टू द ओमनीपोटेंट सिटी, हमें जाना होगा हॉल्स ऑफ ऑल नोइंग के अंदर। अपनी सारी की सारी स्पीड जो कि तुम्हारे पास मौजूद है आज उसको जमा करो और मुझे तेज़ी से उस जगह के ऊपर ले चलो, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। जितना वक्त हम ज़ाया करेंगे उतने ही ज़्यादा गॉड्स यहाँ पे सफ़र करते रहेंगे। इसी तरह देखते हैं कि फ्यूचर के अंदर गॉड थॉर उससे मुकाबला कर रहा है, यानी कि ये फाइट इतनी ज़्यादा बड़ी है कि गॉर को हराने में थॉर को काफ़ी ज़्यादा सदियाँ लग चुकी हैं। फ्यूचर के अंदर भी वो उसको नहीं हरा पाया, लेकिन प्रेजेंट के अंदर थॉर इस वक्त जो है ऑल नोइंग सिटी के अंदर जा रहा है कुछ जानने के लिए। और वहीं से अगर हम अपने पास वाले थॉर के पास शिफ्ट हो तो वो यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से क्रैश लैंड करा है इस पूरी की पूरी बर्फ़ के अंदर। इस पूरी की पूरी जगह को बनाया गया था 12 बिलियन ईयर्स पहले, जब सबसे पहली ग्रेट वॉर का अंत हुआ था जो कि गॉड्स के बीच लड़ी गई थी। उस पूरी की पूरी जंग के बाद पूरी की पूरी क्रिएशन जो है वो हिल के रह गई थी और हर चीज़ की शुरू से शुरुआत की गई थी। जब सितारों को पहली बार लिट किया गया था तब से ये जगह यहाँ पे कायम है। ये जगह किसी और ने नहीं बल्कि लॉर्ड्स ऑफ द डॉन ने बनाई थी, जो कि इस यूनिवर्स के अंदर होने वाले सबसे पहले एल्डर गॉड्स हुआ करते थे। ये जगह जो है डिवाइन फेलोशिप को रिप्रेजेंट करती है। ये वो जगह है जहाँ पे इस पूरी की पूरी दुनिया भर के इमोर्टल्स को सारी जिंदगी के लिए किसी भी कोने से वो आए उनको हमेशा ही वेलकम किया जाएगा। ये वो जगह है जहाँ पे इटर्नल ट्रीटीज को साइन किया जाता है। ये वो जगह है जहाँ पे बड़े बड़े गॉड्स आके कस्में खाते हैं उन जिंदगियों को बचाने के लिए जो कि करोड़ों के अंदर है। यहाँ पे गॉड्स एक दूसरे से शादी करते हैं या करने की कोशिश करते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे दुनियाओं को बनाया जाता है, उनकी किस्मतों को लिखा जाता है। ये वो जगह है जहाँ पे सारे के सारे पार्लियामेंट्स ऑफ मैंथियंस को हेल्ड किया जाता है। ये वो हाई होली कोर्ट है जहाँ पे हर चीज़ का फैसला लिया जाता है। इसको द जेनेसिस बाजार्स एंड हॉल्स ऑफ ऑल नोइंग कहा जाता है। ये एक बहुत ही बड़ी जगह है जो कि इस पूरी की पूरी यूनिवर्स के एक क्राउन जूल की तरह है। हियर इन द सेंटर ऑफ इन्फिनिटी, जन्नतों की जन्नत यहाँ पे मौजूद है, एक ऐसी चीज़ जिसको कोई भी मोटल कभी देख नहीं सकता है। ये ओमनीपोटेंट सिटी, नेक्सस ऑफ ऑल द गॉड्स है। और आज हमारे आने का मकसद यहाँ पे ये है क्योंकि हमें कुछ सवालों के जवाबों को तलाश करना है। थॉर ऑफ एसगार्ड, मैं इस बात को ज़रूर कहूँगा कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मैं आपको दोबारा यहाँ पे देखूंगा। आप जब आखिरी बार यहाँ पे हॉल्स ऑफ द ऑल नोइंग के अंदर आए थे तो आप एक छोटे बच्चे हुआ करते थे और आपके फादर आपको यहाँ पे लेकर आए थे ताकि आपको ओल्ड गॉड्स के बारे में सिखाए जा सके। और तब आपके साथ आपका इक्वली चार्मिंग ब्रदर भी मौजूद था। और मुझे ये कहना ही पड़ेगा कि जब मैं आपसे पहली बार मिला था तो मैं तभी समझ गया था कि आप वो गॉड नहीं है जिनको पढ़ने लिखने का शौक है, जो कि फ्यूचर में कभी पढ़ने के लिए कभी आएगा। माई लॉर्ड लाइब्रेरियन, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं बचपन में वो बिल्कुल भी नहीं था जो कि अब मैं बन चुका हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ पे एक नॉलेज को तलाश करने के लिए आया हूँ।
तो वहीं से लाइब्रेरियन कहता है कि नॉलेज, ओ माय, ये कितना ज़्यादा एक्साइटिंग है। आखिरकार ऐसी कौन सी किस्म की नॉलेज है जिसकी आपको तलाश है इन इंडस्ट्री हॉल्स के अंदर? आखिरकार ऐसी कौन सी नॉलेज है जिसका इंटरेस्ट ग्रेट थॉर ऑफ एसगार्ड को है? तो थॉर वहाँ पे उनकी बातों को काटते हुए बोलता है कि हम यहाँ पे उन गॉड्स के नाम को तलाश कर रहे हैं जिनके बारे में पिछले काफ़ी सालों से सुना नहीं गया है, जो कि सिंपली डिसअपियर्ड हो चुके हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है। तो ये मेरा सबसे ज़्यादा प्लेजर होगा कि मैं आपको वेलकम करता हूँ प्रिंस ऑफ एसगार्ड टू द हॉल्स ऑफ द लॉस्ट के अंदर। और अगले पल हम देखते हैं कि लाइब्रेरियन थॉर को उस पोर्शन के अंदर लेकर आता है, लाइब्रेरी जहाँ पे सारी की सारी चीज़ें जो है खो दी गई, उनके रिकॉर्ड्स को रखा गया है। तो थॉर वहाँ पे देख के चौंक जाता है और कहता है द हॉल ऑफ द लॉस्ट। क्या आपका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जितनी भी किताबें, जितने भी स्क्रॉल्स मौजूद हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं एक मिसिंग गॉड को? तो वहीं से लाइब्रेरियन बोलता है कि गॉड्स, हाँ, वो गॉड जो कि इनएक्टिव हो चुके हैं, वो गॉड जो कि मिस हो चुके हैं, और वो गॉड जिनके बारे में किसी ने कुछ सुना नहीं है। ये तो बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल है। आखिरकार इन सारी की सारी चीज़ों की होने के बावजूद कोई अलार्म क्यों नहीं हुआ? किसी ने इस बारे में सवाल क्यों नहीं उठाया? गॉड्स तो आते जाते रहते हैं सन ऑफ ओडिन, और चीज़ें इसी तरह से काम करती हैं। और वैसे भी अगर हम गॉड्स की बात की जाए तो हम गॉड्स किसी दूसरे गॉड्स और उसके ग्रुप के बारे में कभी परवाह करते ही नहीं हैं कि वो जी रहा है या मर चुका है, क्योंकि एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब इस दुनिया के अंदर थॉर को भी लोग भूल चुके होंगे और उसको भी कोई याद नहीं रखेगा। लेकिन मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि कम से कम आपके साथ ऐसा ना हो। तो वहीं से थॉर बोलता है कि ये सारे के सारे गॉड सिंपली यहाँ से गायब नहीं हो गए हैं, बल्कि इनको जान से मारा गया है, इनको मर्डर किया गया है। तो वहीं से लाइब्रेरियन बोलता है कि अगर आप हॉल ऑफ द मर्डर्स की तरफ जाना चाहते हैं तो वो दूसरी तरफ है, जो कि एक बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट है और आपको सच में बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और उस पूरे के पूरी जगह के ऊपर एक पूरा का पूरा विंग डिवोट किया है सिर्फ आपकी फैमिली के लिए। तो वहीं से थॉर बोलता है कि नहीं, मुझे इस वक्त फ़ौरन एक पार्लियामेंट को यहाँ पे सेट करना होगा, मुझे सारे के सारे पैंथियंस को फ़ौरन वार्न करना होगा कि इस वक्त क्या चल रहा है। तो वहीं से लाइब्रेरियन बोलता है कि वेल, अगर ऐसी बात है तो आप फ़ौरन से अपनी यहाँ पे एक रिक्वेस्ट को सबमिट करा दीजिए ताकि सारे के सारे पैंथियंस यहाँ पे जमा हो सकें, क्योंकि जब आखिरी बार मैंने सुना था तो यहाँ पे जो वेटिंग टाइम बताया गया था पार्लियामेंट को देखने का वो 200 साल का था। और इससे पहले कि आप मुझसे अपना अगला सवाल करें तो उसका जवाब है नहीं, आप यहाँ पे 200 साल के इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब थॉर को इस बारे में पता चलता है कि यहाँ पे इस पूरी की पूरी यूनिवर्स के अंदर इतने ज़्यादा गॉड्स हैं जो कि मिसिंग हो चुके हैं, तो वो उनके रिकॉर्ड्स को पढ़ना शुरू करता है। वो ये देख के बहुत ज़्यादा चौंक चुका है कि इसके बारे में आज तक किसी ने कोई सवाल क्यों नहीं उठाया। और थॉर अपने म्योनियर को चमकाते हुए पूरी की पूरी लाइब्रेरी की तरफ देखता है और कहता है इतने सारे, और मुझे तो अब समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। क्या ये वो सारे के सारे गॉड्स हो सकते हैं जो कि मिसिंग हो गए हैं? क्या ये वो सारे के सारे गॉड हैं जिनको सिर्फ एक आदमी ने मारा है? आई सपोज कि सबको पता लगाने का मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका मौजूद है, द ओकिंग किंग एंड सिकोया क्वीन, जो कि एक इटरनल गार्डन के ऊपर राज करते हैं। ये गॉड्स ऑफ द कॉस्मिक सीजन्स हैं, लॉर्ड्स ऑफ द फ्रोस्टेड हेवन हैं, लेकिन पिछले 2000 सालों से इनको किसी ने नहीं देखा और इनके बारे में किसी ने कुछ नहीं सुना। और जब मैं उनको यहाँ पे तलाश करने के लिए उनके जंगल के अंदर आया, जिसको वो बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे, तो मैंने देखा कि उन गॉड्स को यहाँ पे एक पेड़ के ऊपर कीलों से मार के लटका दिया गया है। और यहाँ पे सिर्फ इतना ही नहीं था जो कि मैंने तलाश करा। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे बेसिकली जब थॉर उन गॉड्स को देखने के लिए आता है तो वहाँ पे भी ज़बरदस्त किस्म के वही गार्ड्स थॉर के ऊपर दोबारा अटैक करते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि थॉर यहाँ पे रुकता नहीं बल्कि इन सारे के सारे गॉड्स की तरफ जा रहा होता है जिनको पिछले काफ़ी सालों से नहीं देखा गया। और अगले पल वो दूसरे गॉड की तरफ जाता है जिसको पिछले 1200 साल से नहीं देखा गया है। और हम देखते हैं कि जब वो उनकी दुनिया के ऊपर जाके देखता है तो उन गॉड्स का भी काम तमाम हो चुका है, उनकी भी प्लेनेट के ऊपर उनकी लाशें बिखरी हुई हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं। और थॉर बताता कि अभी मेरे पास इतना भी वक्त नहीं है कि मैं इनकी लाशों को दफना सकूं, क्योंकि मैं अपने वक्त को बर्बाद नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जो कोई भी इन सारे के सारे गॉड्स को मार रहा है वो अभी भी बाहर मौजूद है। मेरे पास इस वक्त किसी भी चीज़ के लिए ज़रा सा भी वक्त नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक ही काम है, मुझे इन सारे के सारे ब्लडी ट्रेल्स को फॉलो करना है। कोरल इमोर्टल्स ऑफ कैटरैक्ट, द वॉकर्स ऑफ द ऑटर वॉइड, द लास्ट ऑफ द लावा कोलोसी, व्रूड ब्लड आई, द बडून गॉड ऑफ बीहेडिंग्स, जोरकिरी, द स्क्रल गॉडेस ऑफ लव, यक सगोथ, द अनसीएबल, बैरन ऑफ द एल्डर हेल। ये वो सारे के सारे गॉड्स हैं जो कि पिछले 500 सालों से मिसिंग है, लेकिन ये सारे के सारे लोग अब मिसिंग नहीं रहे। मैंने उन सारे के सारे गॉड्स को तलाश करा और मैंने देखा कि किस तरीके से उन गॉड्स को मार दिया गया है और उनकी लाशें इस यूनिवर्स के अंदर सड़ रही हैं। कुछ गॉड्स तो बिल्कुल अकेले हैं, लेकिन कुछ गॉड्स एक साथ भी हैं। बहुत ज़्यादा गॉड्स को एक साथ भी मारा गया है और कुछ गॉड्स का ढेर तो इतना ज़्यादा है कि मैं उनको स्पेस से भी देख सकता हूँ। हर एक किताब जो कि हॉल ऑफ द लॉस्ट के अंदर मौजूद है वो मुझे एक दूसरी कार्नेज की तरफ लीड करती है। जब भी मैं उस बुक को फॉलो करते हुए उस गॉड का पता लगाने के लिए जाता हूँ तो वहाँ पे सिर्फ हमें ब्लड शेड और कार्नेज ही नजर आता है। वहाँ पे हमें वही गॉड बुचर के जो हैं खतरनाक किस्म के कुत्ते नजर आते हैं जो कि हमारे ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और इन सारे के सारे मर्डर्स के अंदर अभी तक हमें कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा है। पिछले 2000 सालों से वो सिंपली क्रिस क्रॉस करता हुआ पूरी की पूरी क्रिएशन के अंदर हर एक इम्पोर्टल को मारते हुए आ रहा है जिस किसी को भी उसने तलाश किया है। आखिरकार इन गॉड्स के बारे में ऐसा क्या कहा गया था जो कि अब इन गॉड्स को कोई याद भी नहीं करता और किसी ने नोटिस भी नहीं करा कि उनका क्या हाल हुआ है। मैं इस बारे में सोच रहा हूँ कि आखिरकार लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं। उसी तरह हम देखते हैं कि थॉर वहाँ पे उनके खतरनाक किस्म के गॉड्स को डिस्कवर कर रहा है और वहाँ पे जब भी वो डिस्कवर करता है तो वही गॉड की आर्मी उसके ऊपर आके अटैक करती है जिससे थॉर मुकाबला कर रहा है और वो रुक नहीं रहा। और अगले पल वो कहता है कि मैं इस वाले गॉड को जानता था,
ये एक पैटर्न गॉड है गैलेक्टिक फ्रंटायर का। ये चैंपियन ऑफ द टूर्नामेंट ऑफ इमोर्टल्स रह चुका है पिछली 5 सेंचुरीज से, वो भी लगातार। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरीके से वो फन के लिए सिर्फ ब्लैक होल्स के साथ रेसल किया करते थे। मैंने इसको आखिरी बार पिछले कुछ 100 साल पहले ही देखा होगा, जब मैं यूनिवर्स में ट्रैवल करते हुए जा रहा था और मैंने इसको हाथ हिलाते हुए इससे सलाम किया था। और हम देखते हैं कि बेसिकली ये वही सेम सीन है जो कि हमने थॉर लव एंड थंडर के ट्रेलर के अंदर देखा है, जहाँ पे एक बड़े से गॉड की मौत हुई है। लेकिन अभी इसकी पूरी की पूरी बॉडी को देख के मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि इस गॉड को मरे हुए 5 साल हो चुके हैं, लेकिन इसको मानने वाले अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं और वो अभी भी दुआ कर रहे हैं उसके रिजरेक्ट होने की। अब ये चाहे कुछ भी करने की कोशिश कर ले, लेकिन इस जायंट के अंदर अब ज़रा से भी हरकत नहीं आने वाली है, क्योंकि इस पूरे के पूरे गॉड के अंदर सच में कोई भी चीज़ जिंदा नहीं है। एटलीस्ट ये सब मेरी गलती है। ये गॉड और बाकी जितने के जितने गॉड्स मरे हैं ये सब मेरी फुलिशनेस की वजह से हुआ है, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि अब गॉड ऑफ थंडर इस बात की कसम खाता है कि अब और नहीं होगा ये सब। और इसी तरह हम देखते हैं कि थॉर वहाँ पे उसके जो ब्लैक बर्जर्कर होता है उसको बहुत ज़्यादा गुस्से के अंदर एक ब्लो मार के चीर देता है। तुम बार बार आते रहते हो मेरे पास, यू माइंडलेस बीस्ट, क्यों ना इस बार हम तुम्हारे मास्टर को एक मैसेज भेजें। तुम जहाँ कहीं भी हो, जिस किसी भी शेडो के अंदर तुम छुप के बैठे हुए हो और छुपने की कोशिश कर रहे हो, आई होप कि तुम इस बात को फील कर सको बुचर ऑफ गॉड्स। आई होप कि जो चीज़ तुम यहाँ पे भेजते हो ये तुम्हारा हिस्सा हो, और जो कोई भी मैं बात इनसे करता हूँ, जो कोई भी मैं इनकी धुलाई करता हूँ, उसको तुम महसूस कर सको। मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि तुम इस पूरी की पूरी मार को महसूस कर सको, इस पूरे के पूरे दर्द को सह सको, और तुम इस बात को रियलाइज कर लो डीप डाउन कि तुम्हारा अंत अब बहुत जल्द आने वाला है। और इसी तरह हम देखते हैं कि थॉर यहाँ पे उसको बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है, और वहीं फ्यूचर के अंदर हम देखें तो वहाँ पे भी थॉर उसको बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है। और अगले पल हम देखते हैं कि थॉर इस पूरे की पूरी डॉग की मुंडी को अलग करता है और अपने हाथ में उठाते हुए बोलता है, गॉड बुचर, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? आखिरकार हमें तुम्हारे और कितने कुत्तों को मारना पड़ेगा कि इससे पहले तुम खुद बाहर निकल कर और मुझसे मुकाबला करो? क्या तुम एक बुज़दिल हो? तुम सारे के सारे गॉड्स को मारना चाहते हो ना? तो वेल तुम्हारे सामने खड़ा है गॉड ऑफ थंडर। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आओ थॉर से आके मुकाबला करो और उसको मारने की कोशिश करो। गॉड बुचर, आओ और हमसे मुकाबला करो। और इसी तरह हम देखते हैं कि थॉर यहाँ पे आज बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका है इन सारे के सारे गॉड्स की लाश को देखते हुए, और अगले पल वो अपने हैमर को चमकाते हुए गॉड द गॉड बुचर को एक जबरदस्त किस्म का स्ट्राइकिंग मैसेज भेज रहा है। हम तब तक चिल्लाते रहे जब तक हमारा गला खुश्क नहीं हो गया। हमने इस थंडर को इतना ज़्यादा चमकाया कि अलग अलग दुनियाओं तक इसकी आवाज़ को सुना जाने लगा। हमने इस हथौड़े को इतनी देर तक अपने हाथ के अंदर उठाया कि अब हमारा हाथ वो भारी होना महसूस हो चुका था, लेकिन मैं रुक नहीं सकता हूँ, मैं रुकूंगा ही नहीं कि जब तक मैं उसको तलाश ना कर लूँ मुझे ये करते रहना होगा, क्योंकि जब तक मेरे हाथ उसके नड़ले तक ना पहुंच जाए और उसकी आंखों के अंदर मैं झांक के ना देख लूं, और जब मैं उसकी आंखों के अंदर देखूंगा तो मैं देखना चाहता हूं कि उसकी आंखों के अंदर वो पछतावा होगा कि उसने एक बहुत ही बड़ी गलती करी थी मुझे एक बार जिंदा छोड़ के। और इसी तरह हमारी कहानी यहाँ से बेसिकली पास्ट के अंदर शिफ्ट होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा थॉर वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो चुका है और अचानक उठते हुए कहता है कि हम कहाँ हैं, कहाँ हैं हम? आखिरकार वो गॉड बुचर कहाँ है? क्या हमने उसको जान से डाला? लेकिन हम देखते हैं कि वहीं से वो वाइकिंग्स आते हैं और कहते हैं आई एम सॉरी माय लॉर्ड, लेकिन हम जब आपके पास आए तो हमने सिर्फ आपको ही वहाँ पे पाया। आप वहाँ पे उस बर्फ के अंदर पड़े हुए थे, आप उस जगह से ज़्यादा दूर नहीं थे जहाँ पे हम लड़ाई कर रहे थे, लेकिन आपके घाव वो बहुत ही ज़्यादा गहरे थे। अगर ये घाव किसी आम इंसान को लगते तो वो हज़ारों दफ़ा मर चुका होता, लेकिन आप तो गॉड ऑफ थंडर हैं। आप पिछले 7 दिन से सो रहे हैं और हम में से किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम आपको यहाँ से उठा के कहीं ज़्यादा दूर ले जा पाते। मतलब अगर हम कोशिश भी करते तो हम तब भी नहीं कर पाते। हमें 4 लोगों की ज़रूरत पड़ी सिर्फ आपके एक्स को उठाने के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा भारी था। हम हर रात जो है ओडिन से प्रार्थना करते थे कि वो हमें रास्ता दिखाएं कि अब हमें क्या करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी आपके फादर ने हमें कोई जवाब नहीं दिया। वहीं से थॉर उठता और कहता कि मेरे लिए गोश्त लेकर आओ और साथ में थोड़ी सी दारू भी, और उसके बाद मेरा एक्स लेकर आओ मेरे पास। और हम देखते हैं कि वहीं से थॉर बाहर निकलता है स्नो के अंदर और सारे के सारे वाइकिंग्स चिल्लाते हैं। उस आदमी को शायद इस बारे में नहीं पता था कि आखिरकार उसने कौन से गॉड से पंगा लिया है। क्या मैंने सही कहा माय लॉर्ड? अब मैं बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर सकता हूँ कि आप जल्द से जल्द अपने फादर के रेज को यहाँ पे बुलाएंगे, अपने सारे के सारे दोस्तों को यहाँ पे बुलाएंगे और उस आदमी को पकड़ने के लिए आइसगार्ड की आर्मीज के साथ मार्च करते हुए उससे मुकाबला करने के लिए जाएंगे। हमें इंतजार नहीं हो रहा है इस बात का। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ घंटों के बाद वहाँ पे थॉर जो है बेसिकली उस पूरे के पूरे जंगल के अंदर अकेला ही बढ़ता है, और अगले पल जब वो जा रहा था उसको आवाज़ आती है, क्या तुम नॉर्स गॉड थॉर हो? तो वहीं से थॉर पलटता और कहता है कि ये किसने पूछा? और हम देखते हैं कि वहीं पे पीछे उसको एक गॉड नजर आता है जिसको बहुत बुरी तरीके से मार दिया गया है, और वो कहता है मैं था हिनकोन, साइबेरियन गॉड ऑफ द हंट। द ब्लैक बुचर मेरे पास आया था और उसने मुझसे कहा है कि उस पूरी की पूरी केव के अंदर वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो केव जो कि इस पूरे के पूरे लेक के साथ बनी हुई है। तुम बस चीखने चिल्लाने की आवाज़ों को फॉलो करो, तुम समझ जाओगे कि तुम्हें कहाँ पे जाना है। लेकिन मैं बस तुम्हें इतना ही कहना चाहूँगा कि तुम्हें वहाँ पे अकेले नहीं जाना चाहिए। मेरे ख्याल से अभी आप इस कंडीशन के अंदर नहीं है कि आप मैटर ऑफ कॉम्बैट के अंदर मुझे अपनी एडवाइस दे सके, हिनकोन गॉड ऑफ द हंट। तो वहीं से कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब वो मुझसे मुकाबला करने के लिए आया तो वो डार्कनेस के अंदर से आया। वो एक तरह का शेडो है जो कि ऐसा लगता है कि एक जिंदा शेडो है। वो अपने आप को जो है अलग अलग तरह से चेंज कर सकता है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही पी ली है, लेकिन इस बात का फ़ायदा उठाते हुए उसने मेरे ऊपर अटैक कर दिया।
तो थॉर बोलता है कि ये बात तो माननी पड़ेगी कि जिस तरीके से वो गॉड बुचर मुकाबला करता है उसके अंदर कोई ऑनर नहीं है और हम भी उसको कोई ऑनरेबल मौत जो है वो ग्रैंड नहीं करेंगे। और थॉर इस बात की ज़बान देता है आपको। तो वो कहता है कि प्लीज़ थॉर, इससे पहले कि तुम जाओ। तो थॉर बोलता है कि हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स, हम तुम्हारे लिए शांति की दुआ करते हैं हिनकोन। तुम्हारी हंट का यहाँ पे अंत होता है, लेकिन हमारी हंट की अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। और इसी तरह हम देखते हैं कि थॉर वहाँ से बेसिकली उस केव की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ता है। Present day, the shores of Lake Lagoda, Russia. जहाँ पे हम देखते हैं कि थॉर बेसिकली आयरन मैन के साथ यहाँ पे इसी जगह के ऊपर आया है, प्रेजेंट डे के ऊपर। और आयरन मैन बोलता है कि मेरी सैटेलाइट जो है ट्रायंगुलेट करने की कोशिश कर रखी है, जो कोऑर्डिनेट्स उनने मुझे बताने की कोशिश करी थी रफली, वो आज मॉडर्न डे के अंदर यही जगह है। क्या तुम वाकई में श्योर हो ना कि यहाँ पे कोई वाइकिंग स्ट्रिप क्लब नहीं है जिसकी तुम तलाश कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें याद है ना कि आखिरी बार जब ऐसा हुआ था तो मुझे अपने पूरे के पूरे एक आर्मर को बेकार करना पड़ा था। तो थॉर बोलता है कि नहीं, मेरे ख्याल से हम अब बहुत ज़्यादा करीब हैं, क्योंकि ये सारी की सारी जगह मुझे जाने पहचानी लग रखी हैं। आयरन मैन बोलता है कि हाँ, इन सारे के सारे जियोलॉजी को स्कैन करते हुए मैं बता सकता हूँ कि हमारा टारगेट यहीं का ही होना चाहिए। मेरे ख्याल से वो ये रही वो गुफा जिसकी तुम्हें तलाश है। तो थॉर बोलता है कि हाँ, यही है वो जगह। तो वहीं से आयरन मैन और थॉर नीचे लैंड करते हैं और आयरन मैन पूछता है, क्या तुम इस बारे में श्योर हो कि तुम्हें इसी जगह की तलाश है? मतलब इस जगह के ऊपर ऐसी काफ़ी गुफाएं हो सकती हैं, तुम आखिरकार इस जगह को तलाश क्यों कर रहे हो? और आखिरी बार तुम यहाँ पे आए कब थे? तो थॉर बताता है कि तकरीबन 1000 साल पहले, इससे कुछ ज़्यादा और कम भी हो सकते हैं। अच्छा, तो मतलब ये उस तरह का बिजनेस है। तो वहीं से थॉर बोलता है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ तुम्हारी मदद के लिए स्टार्क, कि तुमने इस जगह को तलाश करने में मेरी मदद करी, लेकिन इसके आगे से हमें सफ़र के ऊपर अकेले ही जाना होगा। तो वहीं से आयरन मैन अपने हेलमेट को उतारते हुए बोलता है कि देखो, मैं इस बात को जानता हूँ कि मेरा यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं है कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए और तुम्हें क्या करना है, लेकिन तुम जानते हो ना कि मेरे दिल के अंदर सवाल वो कभी रुकते ही नहीं है। तो मैं बस तुम्हें इतना बता देना चाहता हूँ बिग गाय कि इस वक्त तुम्हारी आंखों के अंदर जो मैं सारा का सारा डर देख रहा हूँ मुझे फ्रीक आउट कर रहा है। मैंने तुम्हें कभी इतना ज़्यादा घबरा हुआ कभी नहीं देखा। तो आखिरकार मुझे बताओगे कि इस पूरी की पूरी गुफा के अंदर ऐसा हुआ क्या था जो कि तुम इसको देख के इतना ज़्यादा डर रहे हो? क्या तुम इस बारे में श्योर हो कि यहाँ पे तुम्हें एवेंजर्स या किसी और की ज़रूरत नहीं है इस पूरे के पूरे मिशन के ऊपर? तो वहीं से थॉर बोलता है कि स्टार्क प्लीज़। तो स्टार्क बोलता है कि ऑल राइट, ये गॉड बिजनेस है, मैं इस बात को समझ गया हूँ, इट्स ओके। और वैसे ही मेरे पास बहुत ज़्यादा बोरिंग काम मौजूद है जो कि मुझे करने होंगे, लेकिन तुम जानते हो ना कि अगर तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो मैं चांद के ऊपर तुम्हें मिलूंगा। तो इनसे थॉर बोलता है कि स्टार्क ज़रा एक मिनट, मैं इतने सालों पहले यहाँ पे आया था इस जगह के ऊपर, और उस वक्त मैं अकेला आया था, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा घमंडी हुआ करता था, मुझे अपने पर गुरूर हुआ करता था, और मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, किसी को भी नहीं, कि इस पूरी की पूरी गुफा के अंदर हमारे साथ क्या हुआ था। लेकिन अब सारे के सारे गॉड्स है वो हमारी वजह से मर रहे हैं, क्योंकि हम चुप रहे थे, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा फुलिश थे और हम इस बारे में किसी को बताना नहीं चाहते थे, और अब हम ये पूरी की पूरी गलती दोबारा से नहीं कर सकते हैं। और रही बात तुम्हारी, तो तुम मेरी नज़र में कोई मोटल नहीं, बल्कि तुम भी एक उतने ही ज़्यादा गॉड हो जितना कि मोटल होता है, क्योंकि तुम टोनी स्टार्क हो, और जितना मैं तुम्हें जानता हूँ तुम किसी गॉड से कम नहीं हो। टोनी स्टार्क प्लीज़, मेरे ख्याल से मैं तुम्हारी मदद को इस्तेमाल कर सकता हूँ। और उसी तरह थॉर बताता है कि मुझे जो कुछ भी पता था इस जगह के बारे में वो मैंने सब आयरन मैन के साथ शेयर करा, और मैंने आयरन मैन को सीधा ओलंपस के ऊपर भेज दिया ताकि वो दूसरे गॉड्स को जाके अर्थ के वॉर्न कर सके कि यहाँ पे क्या होने वाला है। मेरी ये तलाश जिसके अंदर मैं गॉड बुचर को तलाश कर रहा हूँ वो कहीं पे जाके लीड नहीं कर रही है मुझे। मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ मेरे सामने एक डेड एंड आ जाता है, ना ही मुझे कोई क्लू मिल रहा है और ना ही मुझे कुछ समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तो अब जैसा कि मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कि मुझे नेक्स्ट कहाँ जाना चाहिए, तो मैं ठीक उसी जगह के ऊपर आ गया जहाँ से सारी की सारी कहानी की शुरुआत हुई थी। ये वो जगह जिसके बारे में मैंने उम्मीद करी थी कि मैं दोबारा ज़िंदगी में इस जगह को कभी नहीं देखूंगा। मैं एक जवान देवता हूँ, जैसा कि मेरे फादर इस बात को मुझे बार बार रिमाइंड करवाते रहते हैं, लेकिन अगर दूसरे मोटल फ्रेंड से कंपेयर किया जाए तो मैं उनके हिसाब से एक बहुत ही ज़्यादा लंबी ज़िंदगी गुजार चुका हूँ। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स वर्थ ऑफ मेमोरीज जो कि इस वक्त हमारे दिमाग के अंदर घूम रही हैं। इवन इन द माइंड ऑफ द गॉड, उसके दिमाग के अंदर इतनी जगह नहीं होती है कि वो अपने हज़ारों सालों की मेमोरीज़ को याद रख सके। मेमोरीज ओवर द टाइम एवोपरेट कर जाती हैं और दिमाग के अंदर सिर्फ वही कुछ मेमोरीज जिंदा रहती हैं जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, या उसकी ज़िंदगी के ऊपर उसने कोई बहुत ही बड़ा असर डाला हो, या फिर कुछ ऐसे ग्लिम्सेस और ऐसे पीसेस फ्रेगमेंट्स रह जाते हैं मेमोरी के जो कि उसको कभी भुलाया ना जा सके हों। मैं उस औरत का चेहरा भी भूल चुका हूँ जिसको मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार किस किया था। मैं उस ट्रॉल की शक्ल तक भूल चुका हूँ जिसको मैंने पहली बार पेला था, और उस ड्रैगन का भी जिसको मैंने पहली बार टेम किया था। मैं उस पहले सितारे को भी भूल चुका हूँ जिसके ऊपर मैंने अपने कदम रखे थे और चलना सीखा था। मैं अपने फादर की पहली स्माइल को भी भूल चुका हूँ जब उन्होंने पहली बार मुझे देख के मुस्कुराया था। एक गॉड के लिए एक इंसानी ज़िंदगी कुछ इस तरीके से जैसे पलक झपकने के बराबर, कि एक पलक झपकने के ऊपर पूरी की पूरी इंसानी ज़िंदगी गुजर जाती है। हम गॉड्स की ज़िंदगी कुछ इसी तरह से गुजरती है। हमारी पूरी की पूरी ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसे मोटल वुमेन और कुछ मर्द जिंदा है जिनके साथ हमने जंगों के अंदर बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम आज तक भूल नहीं पाते और हमेशा उनको याद करते रहते हैं। लेकिन अगर बात की जाए इस गुफा की, तो ये एक ऐसी अकलौती गुफा है जिसको हम अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। ये जगह एक ऐसी जगह है जिसको हम एंड ऑफ द टाइम तक भी भूल नहीं सकते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे गॉड बुचर ने मुझे सिखाया था कि डर क्या होता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली थॉर इस पूरे के पूरी गुफा के अंदर एंट्री करता है और कहता है, ऑल मदर, क्या आप हमें सुन सकती हैं?
डैम, ये समनिंग स्टोन्स काम किस तरीके से करते हैं? क्वीन फ्रेजा, द गॉड ऑफ थंडर आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। थॉर मेरे बेटे, क्या ये तुम हो? क्या तुम थोड़ा सा जोर से बोल सकते हो कि मैं इस वक्त एक कांग्रेस मीटिंग के अंदर मौजूद हूं जो कि ड्रॉप्स के साथ हो रही है और वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं। तो थॉर बोलता है कि मेरी रानी एसगार्डिया और उसके ऊपर हर एक इंसान इस वक्त एक बहुत ही बड़े खतरे के अंदर है। तो वहीं से क्वीन फ्रेजा बोलती है कि आखिरकार तुम ये किस बारे में बात कर रहे हो? क्या तुम इस बार दोबारा किसी मुश्किल के अंदर फंस चुके हो? अब मुझसे ये मत कहना कि इसके अंदर तुम्हारा भाई इन्वॉल्व है। तो थॉर बोलता है कि क्वीन फ्रेजा मेरी बात ज़रा गौर से सुनने की कोशिश कीजिए। आपको हर एक एसगार्डियन को वापसी अपने घर के ऊपर बुलाना होगा और सबको लॉक करना होगा बिहाइंड द गेट्स। हर वो शख्स जिसके अंदर इमोर्टल खून मौजूद है इस वक्त एक वो बहुत ही बड़े थ्रेट के अंदर मौजूद है। तो वहीं से फ्रेजा पूछती है कि थॉर आखिरकार हुआ क्या है? आखिरकार हम सबको खतरा है तो किससे खतरा है थॉर? आखिरकार तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि थॉर यहाँ पे जब इस गुफा के अंदर मौजूद होता है तो अचानक उसको किसी चीज़ की आहट महसूस होती है और इस तरह हमें थॉर बताता है कि यही वो जगह है जहाँ पे हमने डर को सीखा था, यही वो जगह है जहाँ पे हमने हॉरर्स की डेप्थ को जाना था कि वो क्या होती हैं, यही वो जगह है कि जहाँ हम उसके हाथ से मरते मरते बचे थे और यही वो जगह है जहाँ पे हमें लगा था कि हमने उसको जान से मार डाला है। और अगले पल हम देखते हैं कि थॉर यहाँ पे चिल्लाता हुआ नीचे गुफा के अंदर गिरता है। लेकिन इसी तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं उसी पास्ट की कहानी के अंदर जब हमारा यंग थॉर इस गुफा के बाहर आके खड़ा होता है और कहता है, गॉड बुचर, चलो आओ बाहर निकल कर ताकि हम उस सब को ख़त्म कर सके जिसकी शुरुआत तुमने करी है। और वहीं हम देखते हैं कि उस गुफा के अंधेरे से आवाज़ आती है, तो तुम चले आए वो भी अकेले। मैं इस बात को जानता ही था क्योंकि अब तक मैं बहुत ज़्यादा गॉड से मुकाबला कर चुका हूँ और मैं इस बात को तो जानता हूँ कि गॉड्स बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल होते हैं, उनके अंदर उनका घमंड बहुत ज़्यादा ही होता है। तुम जिस चीज़ को गॉड को करने से मना करोगे वो बिल्कुल वही करते हैं। हमारे लास्ट इनकाउंटर के बाद तुम्हें कम से कम इस बात को तो रियलाइज़ कर लेना ही चाहिए था कि तुम बहुत ही ज़्यादा लकी थे जो उस दिन तुम बच पाए थे, क्योंकि आज तक मैंने जिस किसी के भी ऊपर वार किया है उसने कल का दिन नहीं देखा है। तुम चाहते तो मुझसे भाग सकते थे, इस पूरे के पूरे कॉस्मोस के अंदर कहीं छुप सकते थे ताकि मैं इन दी एंड तुम्हें आके मारता और हो सकता कि जब तक मैं तुम्हें तलाश करते हुए दोबारा आता तुम्हारे पास तो तब तक मैं तुम्हारे नाम को भी भूल चुका होता और मैं तुम्हें एक आसान मौत दे देता, लेकिन अभी तक मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ। और अगले पल थॉर के ऊपर वो अटैक करना शुरू करता है और थॉर बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे एक एरोगेंट बुलाओ। तो गॉर बोलता है, लेकिन अब जैसा कि तुम यहाँ पे अकेले आ ही चुके हो तो अब यहाँ पे क्विक डेथ जैसा तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला गॉड ऑफ थंडर। इंस्टेड मैं तुम्हें आज यहाँ पे ऐसी सफरिंग देने वाला हूँ जो कि एंड ऑफ द टाइम तक तुम्हारे साथ रहने वाली है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जो गॉड ने थॉर से बात बोली थी इतने हज़ारों साल पहले वो सच हो चुकी है, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे फ्यूचर का जो किंग थॉर है वो अभी भी इन सारे के सारे क्रिएचर से मुकाबला कर रहे हैं और वो गिरते ही जा रहा है और बोलता है, नहीं नहीं नहीं, आज हम दोबारा नहीं गिरने वाले हैं, आज हम तुमसे दोबारा नहीं गिरेंगे। इससे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने भी ज़्यादा ब्लैक बर्जर्कर्स को यहाँ पे एसगार्ड के ऊपर हमें मारने के लिए क्यों ना भेज दो। क्या तुम मुझे इस बात को सुन सकते हो गॉड बुचर? थॉर आज नहीं गिरेगा। लेकिन हम अगले पल देखते हैं कि वो सारे के सारे बर्जर्कर्स जो होते हैं वो किंग थॉर को अपने अंदर निगलना शुरू कर लेते हैं और अपनी पूरी की पूरी डार्कनेस के अंदर कवर कर देते हैं। लेकिन इसी तरह हम प्रेजेंट के अंदर देखते हैं कि थॉर जब इस गार के अंदर पहुँचता है तो वहाँ पर उसको कोई शख्स नजर आता है और कहता है कि गॉड बुचर अब तुम मुझसे और नहीं भाग सकते हो, तुम्हारा वक्त खत्म होता है। लेकिन वो कहता है कि नहीं नहीं, प्लीज़ प्लीज़ मुझे हर्ट मत करो, मैं वो नहीं हूँ, मैं गौर नहीं हूँ। तो थॉर बोलता है कि आखिरकार फिर तुम कौन हो और इस केव के अंदर क्या कर रहे हो? प्लीज़ मुझे मत मारना, मैं तो बस यहाँ पे छुपने की कोशिश कर रहा था। ये क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे गौर कभी भी किसी को तलाश करने के लिए नहीं आएगा। क्या तुम्हें इस जगह के बारे में कुछ भी याद नहीं है? वो आज जो कुछ भी कर रहा है, वो आज जितने भी गॉड्स को मार रहा है उसके पीछे यही तो वजह है, क्योंकि इस केव के अंदर जो तुमने उसके साथ करा था उस वजह से ही वो अपने इस पूरे के पूरे मिशन के ऊपर निकला हुआ है। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है थॉर, सारे के सारे गॉड्स मर रहे हैं और वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। और इस तरह हमें पास का फ्लैशबैक भी साथ में दिखाया जा रहा है जहाँ पे हम देखते हैं कि गौर यंग थॉर के ऊपर काफ़ी भारी पड़ चुका है, उसका एक्स उसके हाथ से छूट चुका है और वो कहता है, चिल्लाओ चिल्लाओ चिल्लाओ, हाँ, क्योंकि तुम्हारे मरने से पहले यहाँ पे सिर्फ चिल्लाने की आवाज़ें आने वाली और कुछ भी नहीं। जब मैं अपने सारे के सारे काम को तमाम कर दूंगा तो सारे के सारे गॉड सिर्फ चिल्ला ही रहे होंगे और कुछ भी नहीं। इस दुनिया के अंदर बचने वाला आखिरी गॉड जो होगा वो भी सिर्फ चिल्ला रहा होगा, उसके अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं होगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हमारा यंग थॉर उसको गौर अपने अंदर जगड़ चुका है, उसको टॉर्चर कर रखा है। वहीं पर अगर हम शिफ्ट अपने फ्यूचर किंग थॉर की तरफ तो वहाँ पे वो सारे के सारे ब्लैक बर्जर्कर्स किंग थॉर को अपने अंदर निकल चुके हैं और सिर्फ उसका एक हाथ ही बाहर रह गया है जिसके अंदर म्योनियर मौजूद है। एसगार्ड आज से हजारों सालों के बाद। जैसा कि ये सारी की सारी डार्कनेस मेरे ऊपर हावी होते जा रही थी तो मैं इसको महसूस कर पा रहा था। मैं महसूस कर रहा था कि इस पूरी की पूरी डार्कनेस ने मुझे अपने चारों तरफ से कैद कर लिया है और मैं इसके अंदर फ्लोट करना शुरू कर चुका हूँ। मैं थ्रू द एसगार्ड फ्लोट करते हुए जा रहा था, मैं रेनबो ब्रिज की तरफ से वापसी जा रहा था, मैं सारे के सारे फॉलन स्टैचूज़ को क्रॉस करते हुए जा रहा था, मैं उन सारी की सारी जगहों को क्रॉस कर चुका था जहाँ पे मेरे माँ, मेरे बाप, मेरी बीवी और मेरे सारे के सारे बच्चों को मैंने दफन किया है। मुझे महसूस हो रहा था कि किस तरीके से कोई चीज़ मुझे फ्लोट करते हुए वहाँ पे वापसी अंदर की तरफ ले जा रही है और अब मुझे ये एहसास होने लगा कि शायद अब वक्त आ चुका है कि फाइनली मैं अपनी फैमिली के साथ मिल जाऊँगा उनसे जाके। आज एट लास्ट मैं आज जहन्नुम की तरफ जाऊँगा
अफसोस के साथ मेरे मरने के बाद एसगार्ड के ऊपर कोई बहुत बड़ा ग्रैंड फ्यूनरल नहीं रखा जाने वाला है मेरे लिए। ना ही मेरी शौन शौकत के अंदर कोई गाने वगैरह गाए जाने वाले हैं और ना ही कोई मेरे बड़े बड़े स्टेचूज को खड़ा किया जाने वाला है। ये रूइंड रॉक का पीस जो कि इस वक्त तुम देख रहे हो, ये कभी एक रियल्म एटर्नल हुआ करता था और अब ये पूरी की पूरी रियल्म एक रूइन के अलावा कुछ भी नहीं बची है। ये जगह पूरी की पूरी मेरा टॉम स्टोन होने वाला है और इस बात की गवाही भी बनेगा कि किस तरीके से मैं अपनी ड्यूटी के अंदर फेल हो गया। एसगार्ड इससे बेहतर डिजर्व करता था, वो एक बेहतर राजा को डिजर्व करता था। मैं हमेशा से अपने हैमर को चलाने में बहुत ही ज़्यादा माहिर था और एक वॉरियर की तरह जीना ज़्यादा पसंद करता था, इसलिए मुझे ताज का और राजा बनने का कभी शौक ही नहीं था। लेकिन अल्टीमेटली ऐसा लग रहा है कि हम अपने दोनों के दोनों कामों के अंदर बहुत बुरे तरीके से फेल हो चुके हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी कुछ ज़्यादा ही जी ली है और यही मेरी आज तक की सबसे बड़ी गलती है। मैं इतना ज़्यादा जी चुका हूँ कि मैं अपने सामने हर उस शख्स को जिसकी मुझे परवाह थी, जिससे मुझे प्यार था, उसको मैं अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख चुका हूँ। मैं इतना ज़्यादा जी चुका हूँ कि मैंने हर एक चीज़ का ट्रू एंड देख लिया है और मैं ये तो ज़रूर कह सकता हूँ कि अंत के अंदर कोई रैग्नारॉक इंतज़ार नहीं कर रहा है, कोई बहुत बड़ी बैटल इंतज़ार नहीं कर रही है, ना ही कोई अब उम्मीद है रिजरेक्शन की और ना ही रीबर्थ की। इस पूरे के पूरे एंड ऑफ द टाइम के अंदर मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ एक ही गॉड जिंदा बचा हुआ है जो कि अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा शेम और साइलेंस के साथ बैठा हुआ है। लेकिन कम से कम अब मुझे सुकून तो मिला कि आखिरकार ये सारी की सारी चीज़ें फाइनली ओवर हो चुकी हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे किंग थॉर को वो सारे के सारे ब्लैक बर्जर्कर्स बहुत ही बुरी हालत में मारने के बाद वापसी उसके थ्रोन रूम में लाके बिठा देते हैं और वहीं से ओडिन अपने होश में आता और कहता है, मैं इस कुर्सी को महसूस कर सकता हूँ, मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ, लेकिन ये तो आफ्टर लाइफ नहीं है। आखिरकार मैं कहाँ हूँ? जरा रुको, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मुझे यहाँ छोड़ के क्यों जा रहे हो? वापसी लौट कर आओ, वापसी लौट कर आओ तुम कुत्तों, मेरी बात सुनो। लगता है कि गॉड बुचर मुझे सुकून से एक आखिरी विक्ट्री को भी एंजॉय करने नहीं देगा। क्या वो ऐसा भी नहीं कर सकता है? क्या वो मुझे सुकून से मरने भी नहीं दे सकता है? आओ वापसी और आके मुझे जान से मार दो। तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हमारा किंग थॉर जो है इन द एंड ऑफ द टाइम के अंदर अपनी सारी की सारी उम्मीदों को हार चुका है और अपने मरने का इंतजार कर रहा है। लेकिन गॉड द गॉड बुचर उसको जान से मार भी नहीं रहा है, बल्कि उसको उसी हालत के अंदर छोड़ के आगे बढ़ जाता है। अर्थ प्रेजेंट डे। और इसी तरह हम यहाँ पे शिफ्ट होते हैं उसी गुफा के अंदर जहाँ पे थॉर आता है। उसके सामने एक आदमी उसको नजर आता है और वो पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो? तो कहता है कि मैं एक उस तरह का गॉड हूँ जो कि तुम्हें रोज रोज देखने को नहीं मिलता होगा, क्योंकि मैं एक ऐसा गॉड हूँ जिसने गौर के चेहरे की तरफ देखा और उसके बावजूद भी वो जिंदा है, तुम्हारी तरह। हाँ, द माइटी थॉर, बिल्कुल तुम्हारी तरह, क्योंकि मैंने उसको तुम्हारे बारे में बहुत बार बात करते हुए सुना है। मेरा नाम है शेड्राक और मैं बिलोंग करता हूँ डायमंड मून्स ऑफ गोहो से और मैं एक गॉड हुआ करता था वाइन एंड वाटरफॉल्स का। लेकिन जब मेरे सामने गॉड बुचर आया तो मुझे नहीं पता कि आखिरकार उसने ये सब कुछ करने के बाद मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया। उसने मेरे आंखों के सामने मेरे पूरे के पूरे पैंथियन को बहुत ही बुरे तरीके से स्लॉटर कर दिया। उसके सारे के सारे ब्लैक बर्जर्कर्स उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उसने मुझे जान से नहीं मारा। हर एक दिन मैं उसके सामने भीख मांगता था कि अब वो मुझे भी मार दे, लेकिन उसके बावजूद उसने मेरे सारे के सारे पैंथियन को मेरी आंखों के सामने मारा। और जब मैं ज़्यादा गिड़गिड़ाया तो उसने मेरी आईलिड्स तक को काट दिया ताकि मैं अपनी आंखों को कभी बंद ही ना कर सकूं और वो सारी की सारी सफरिंग उसको देखने के अलावा मेरे पास कोई और चॉइस ना हो। ये बात तो माननी पड़ेगी कि सच में वो एक आर्टिस्ट है और तुम इस बात को जानते हो ना। I mean, जो उसके पास वो वेपन मौजूद है उसके जरिए वो ऐसे ऐसे काम करता है जो कि सोचना भी इम्पॉसिबल सी बात है और मैंने उसको वो सारे के सारे काम करते हुए देखा भी है। गॉड्स सच में जो है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल क्रिएचर्स हैं, लेकिन इससे पहले मैंने आज तक कभी गॉड्स के बारे में ऐसा नहीं सोचा था। जब गॉड द गॉड बुचर ने सारे के सारे गॉड्स के अंदर की चीज़ों को बाहर निकाला तो तब जाके मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ। मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ कि अब मेरा दिमाग भी अपनी जगह पे है कि नहीं, क्योंकि गॉड ने मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई हैं जिसको देखने के बाद एक आम इंसान तो पागल ही हो जाता। मैं वहाँ से तब भागने में कामयाब हुआ जब वो एक मेरे पुराने दोस्त गॉड जनारो को मार रहा था, जो कि गॉड ऑफ फ्रेंडशिप है और मैं उसको बचपन से जानता था। और मैं इस केव के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता था क्योंकि ये एक वो जगह है जहाँ पे गौर कभी भी अपने कदम वापसी रखने के बारे में नहीं सोचेगा, क्योंकि उसने इस केव के बारे में बहुत बार बात करी और जिस तरीके से उसने डिस्क्राइब करा है उसको देख के लगता है कि वो इस केव से बहुत ज़्यादा डरता है। वो इस बात को बताता है कि किस तरीके से तुमने जो है गौर के ऊपर एक बहुत ही बड़ा कर्ज किया था और गौर को बहुत कुछ सीखने को मिला था इस पूरी की पूरी गुफा के अंदर, और इसी वजह से वो तुम्हें सबसे आखिर के लिए बचा के रखने वाला है। थॉर बोलता है कि हमें ये बताओ आखिरकार कि ये गॉड बुचर इस वक्त है कहाँ, हम उसको कैसे तलाश कर सकते हैं। तुम्हें उसको तलाश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बहुत जल्द तुम्हें तलाश कर लेगा। उसका रेज वो कभी ख़त्म नहीं होगा। वो रेज सारा का सारा उसके उस वेपन की वजह से है जो कि उसको जिंदा रखता है। अब वो जो वेपन है वो उसी का एक हिस्सा बन चुका है और इसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। जब वो यहाँ पे आएगा तो तुम उसको बहुत अच्छे तरीके से देख ही लोगे। तुम देखोगे कि तुम्हारे दोस्त बिना खाल के कैसे नजर आते हैं। तो वहीं से थॉर बोलता है कि मुझे बस तुम इतना बता दो कि आखिरकार अब वो किस तरफ जा रहा है, उसका क्या प्लान है, और मैं इस बात का वादा करता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें हमेशा सेव रखूंगा।
तो वहीं से शेड्रैक कहता है कि देखो मुझे सच में इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, और मुझे पता हो भी कैसे सकता है, क्योंकि जब भी वो किसी के ऊपर अटैक करता है तो वहाँ से सिर्फ चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। वो सबके सीक्रेट्स को उनके अंदर से निकाल लेता है। हाँ, एक वर्ड क्रोनक्स, इसके बारे में उसने बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया था और उसको बार बार दोहराया करता था। थॉर बोलता कि क्रोनक्स, आखिरकार ये किस तरह का वर्ड है, हमने इससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं सुना, ये क्या चीज़ है, क्या ये कोई गॉड है? तो शेड्रैक बोलता है कि मुझे बस यहाँ पे अकेला छोड़ दो, मैं यहाँ पे अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूँ, जब तक मैं यहाँ पे छुप सकता हूँ मैं छुप के रहूँगा, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी किसी भी किस्म की कोई मदद करने का। लेकिन वहीं से थॉर बोलता है कि आओ मेरे साथ शेड्रैक, मैं इस बात की कसम खाता हूँ कि गॉड बुचर आज के बाद तुम्हारे ऊपर कभी एक हाथ नहीं उठाने वाला है, चलो मेरे साथ, ताकि हम फॉर वंस एंड ऑल इस सारी की सारी चीज़ों को अंत कर सकें। Omnipotent city, nexus of all the gods. और इसी तरह हम देखते हैं कि थॉर यहाँ पे दोबारा इस लाइब्रेरी के अंदर आता है और लाइब्रेरियन को ढूंढ रहा होता है। लेकिन वहीं से शेड्रैक बोलता है कि मैंने अपने दिमाग को बदल लिया है, अब मुझे वापसी केव के अंदर जाना है। तो थॉर बोलता है कि तुम्हें परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, ये जगह बहुत ही ज़्यादा सेफ है, इसको कहा जाता है द हॉल्स ऑफ ऑल नोइंग। हमें यहाँ पे ज़रूर पता चल जाएगा वो क्रोनक्स नाम का गॉड कौन है, हम इस लाइब्रेरी के जरिए उसको ट्रैक करने में ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। लाइब्रेरियन, आखिरकार तुम हो कहाँ, मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहे? लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि जब थॉर यहाँ पे आगे बढ़ता है तो लाइब्रेरियन की यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से मौत हो चुकी है। और वहीं से शेड्रैक बोलता है कि ओ नो, काश मैं अपनी आंखों को बंद कर पाता, क्योंकि अगले ही पल हम देखते हैं कि वहाँ पे जो खतरनाक किस्म के गौर के ब्लैक बर्जर्कर्स हैं वो यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर पहुँच के उसको जलाना शुरू कर चुके हैं। वेक अप गॉड ऑफ थंडर, ये कोई सोने का वक्त नहीं है, बल्कि ये तो वक्त है तुम्हारी सफरिंग का। 893 AD, the cave of the god butcher. और हमारी कहानी यहाँ से दोबारा पास्ट के अंदर शिफ्ट होती है, जहाँ पे गॉड बुचर ने बेसिकली यंग थॉर को अपने पास जकड़ लिया है और उससे पूछताछ करना शुरू कर रहा है और कहता है क्या तुम अब मुझे बताना पसंद करोगे? तो वहीं से थॉर बोलता है एक बार हमारे ऊपर से ये सारी की सारी चेन्स को खोलो, उसके बाद हम तुम्हें बता देंगे सफरिंग क्या होती है, यू स्नेक फेस्ड कॉवर्ड। मैं इस तरह की बातचीत को दिमाग में रख के नहीं बैठा था, बल्कि मैं तुमसे यहाँ पे ये जानने के लिए बैठा हुआ हूँ कि यहाँ पे इस दुनिया के ऊपर और कौन कौन से गॉड्स हैं जिसको लोग मानते हैं। इसके अलावा तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली वो कहाँ रहती है और तुम्हारे कौन कौन से दोस्त हैं, ताकि उन सारे के सारे गॉड्स का भी मैं काम तमाम कर सकूँ। तुम मुझे बताओगे कि मैं उनको कहाँ तलाश कर सकता हूँ, और आखिरकार ये एसगार्ड ये है कहाँ पे, और जब तुम मुझे बताओगे तो मैं तुम्हें अपने साथ लेके चलूंगा, और जब मैं उन सारे के सारे गॉड्स को एक एक करके मार रहा हूँ तो तुम उनको अपनी आंखों से देखोगे। तुम चाहे हमें जितनी भी जंजीरों से बांधने की कोशिश क्यों ना कर लो बुचर, तुम्हें जो करना है वो कर लो, लेकिन हम तुमसे सिर्फ यही कहेंगे कि तुम जाओ भाड़ में। शायद तुम इस बात को जानते नहीं हो, लेकिन मुझे टॉर्चर के बहुत से ज़बरदस्त तरीके आते हैं। तुम शायद इस बात को समझ नहीं रहे हो, क्योंकि मैंने एक बार गॉड ऑफ द टॉर्चर को ही टॉर्चर कर दिया था, और सिर्फ एक रात गुजारने के बाद उसने मुझे अपने मुंह से खुद बताया था कि उसके बच्चे कहाँ छुपे हुए हैं। लेकिन थॉर बोलता कि तुम जाओ भाड़ में, हम तुम्हें जान से मार डालेंगे, लेकिन एक अल्फाज नहीं बोलेंगे। तुम्हें जितना लड़ने की कोशिश करनी है तुम वो कर सकते हो, लेकिन ये चेन्स कोई आम चेन्स नहीं, बल्कि इससे पहले ये हजारों गॉड्स को अपने अंदर जगड़ चुकी हैं, और कोई छोटे मोटे नहीं बल्कि पहाड़ के साइज के गॉड्स को। वो भी शुरू में इसी तरह फुल ऑफ कॉन्फिडेंस बात करते हैं, उनके अंदर भी गुस्सा होता है और उनको लग रहा होता है कि वो मेरे सामने नहीं झुकेंगे, लेकिन इन दी एंड वो गॉड कितना भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, वो कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन मेरी इन जंजीरों के सामने वो ज़्यादा टिक नहीं पाता है। इन दी एंड वो अपनी माँ का, अपने लवर का, अपने बच्चों का, हर किसी का पता मुझे बता के ही मरते हैं। तुम मेरी नज़र में सिर्फ एक गोश्त के टुकड़े हो, जैसा कि बाकी सारे लिटिल गॉड्स हैं, गोश्त, हड्डियाँ और खून, और इसके अलावा तुम्हारे अंदर और है भी क्या? मैं तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा जरूर दिखाऊंगा थॉर ऑफ एसगार्ड, जब मैं एक बार तुम्हारे जिस्म की चमड़ी को उतारूंगा और तुम्हारे असली चेहरे को दिखाऊंगा, और हम तुम्हारी आंखों को नोच के अपने दांतों के बीच चबाएंगे। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि गौर ये सुन के उसके पूरी की पूरी चेन्स को और ज़्यादा टाइट कर देता है और बहुत ही बुरी तरीके से थॉर को टॉर्चर कर रहा होता है। वैसे तो मैं कभी भी एक गॉड के ऊपर इतना ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे ऐसे बहुत से गॉड्स हैं जिनको मेरी अटेंशन की ज़रूरत है आफ्टर ऑल। हाँ, एक इमोर्टल था जिससे मेरा मुकाबला हुआ था बहुत ही सालों पहले, और उसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि उसने मेरी आंखों के अंदर देख के इस बात को पूछा था कि मैं कोई गॉड हूँ कि नहीं, और उसके जवाब को देने के लिए मुझे उसके ऊपर अच्छा खासा जो है वक्त बर्बाद करना पड़ा था। लेकिन मैं इस बात को जानता हूँ कि चाहे कोई भी गॉड क्यों ना हो, हर किसी का कोई ना कोई ब्रेकिंग पॉइंट तो होता ही है, और उस वाले गॉड के ब्रेकिंग पॉइंट को तलाश करने में मुझे 9 दिन का वक्त लगा था। और इस बात को ध्यान में रखना कि उस गॉड की जो खाल थी वो पत्थर की बनी हुई थी। मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ थॉर कि अगर तुम 9 दिन मेरा टॉर्चर बर्दाश्त ना कर सको तो कम से कम उसका आधा तो जरूर करना। और अगले पल हम देखते हैं कि उस पूरे की पूरी गुफा के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती है हमारे थॉर की। लेकिन इसी तरह हम यहाँ से लाइब्रेरी के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि थॉर इन ब्लैक बर्जर्कर से ज़बरदस्त तरीके से मुकाबला कर रहा होता है, और वो बर्जर्कर जो है वो बेसिकली शेड्रैक के ऊपर भी अटैक करते हैं, और वो कहता है कि नहीं प्लीज़, मैं वापसी गौर के पास नहीं जाने वाला हूँ, वो मुझे वापसी इन सारी की सारी चीज़ों को नहीं दिखा सकता है, मैं हार नहीं मानूंगा अब। और अगले बार हम देखते हैं कि बेसिकली वो भी जो इन सारे के सारे बर्जर्कर्स के ऊपर अटैक कर रहा होता है, और थॉर वहीं से आके उसको बचाता है। और वहीं से हम देखते हैं कि लाइब्रेरियन अभी मरा नहीं बल्कि जिंदा होता है और कहता है कि तुम अपने साथ बहुत ही लवली फ्रेंड्स लेकर आए हो गॉड ऑफ थंडर,
ये ब्लैक बर्जर्कर्स हैं और इनका यहाँ पे आने का मकसद ये है कि यहाँ पे ये शायद किसी चीज़ के पीछे आए हैं। लगता है कि ये हमसे कोई चीज़ छुपाना चाहते हैं। क्रोनक्स, लॉर्ड लाइब्रेरियन, आखिरकार मुझे वो किताब कहाँ मिलेगी जहाँ पे गॉड क्रोनक्स के बारे में कोई किताब मौजूद है। वहीं से हम देखते हैं कि लाइब्रेरियन चिल्लाते हुए बोलता है कि क्रोनक्स वो कोई गॉड नहीं है, यू इम्पिकेबल, बल्कि वो एक दुनिया का नाम है। वो एक ऐसी दुनिया है जिसको बहुत ज़्यादा छुपा के रखा गया है और उस दुनिया तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता उस किताब के अंदर मौजूद है। लेकिन इस वक्त वो किताब तुम्हारी आंखों के सामने जल रही है और हम देखते हैं कि वहाँ पे पूरी की पूरी आग के अंदर उस किताब को जला दिया गया है। लेकिन अगले पल वहाँ पे थॉर ना कुछ सोचता है और ना ही कुछ समझता है, अपने हैमर को वहीं छोड़ता और सीधा उस आग के अंदर कूद जाता है उस किताब को हासिल करने के लिए। लेकिन इसी तरह हम यहाँ पे फ्यूचर के अंदर किंग थॉर के पास शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे वो अपने थ्रोन से उठता हुआ लड़ता हुआ जा रहा होता है और कहता है, हम यहाँ पे और नहीं बैठेंगे, मैं इस ब्लास्टेड ट्रॉन के ऊपर एक मिनट और गुजार नहीं सकता हूँ। अगर मैं अपनी मौत की तरफ चलते हुए नहीं जा सकता हूँ तो मैं उसकी तरफ रेंगते हुए जाऊँगा, एक जख्मी कुत्ते की तरह। आओ मेरे पुराने दोस्त म्योनियर, मेरे पास जरा हो, ताकि हम इनको दिखा सकें कि अभी भी इस गॉड के अंदर, अभी भी इन हॉल्स के अंदर थोड़ा बहुत तो मैजिक जिंदा ही है। और हम वहीं से देखते हैं कि बेसिकली वहाँ पे जो थॉर का हैमर म्योनियर पड़ा हुआ होता है उसको ये बर्जर्कर्स उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन अगले पल जैसे ही किंग थॉर उसको अपनी तरफ समन करता है तो वो उड़ता हुआ सीधा उनके हाथ की तरफ जाता है। और यहीं से किंग थॉर, जो कि काफ़ी बुरी हालत में है, वो अपनी घुटनों के ऊपर खड़ा होता है अपने हैमर का सहारा लेते हुए और कहता है, मुझे खड़ा होना होगा फॉर एसगार्ड। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म का तूफान जो है वो दोबारा से थॉर समन करता है। इसी तरह हम पास्ट के अंदर देखें तो वहाँ पे हमारा यंग थॉर जो है उसको बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है और वो चिल्ला रहा है। और वहीं से हमारा प्रेजेंट थॉर वो बेसिकली उस पूरे के पूरे स्क्रॉल को तलाश कर चुका है जो कि इस वक्त जल रहा था। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहीं से लाइब्रेरियन बोलता है कि आखिरकार ये इस आग को बुझाने के लिए अब हम क्या करें। मेरे ख्याल से तुम कोई गॉड ऑफ स्प्रिंकलर्स तो नहीं हो, क्या तुम इस आग को बुझा सकते हो? तो कहता है कि मैं हूँ शेड्रैक, गॉड ऑफ सॉन्ग्स एंड समर सॉल्ट्स। तो वहीं से वो कहता है कि टेरिफिक, इसका मतलब तो ये है कि इस आग को बुझाने के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन हम देखते हैं कि उस आग में से निकलता हुआ थॉर आता है, अपने हैमर को अपने पास बुलाता है और कहता है, वो पूरी की पूरी किताब हमारे हाथों के अंदर जल के राख में बदल गई लाइब्रेरियन, लेकिन मुझे जो पढ़ने की ज़रूरत थी हम उसको पढ़ चुके हैं। हम यहाँ से सीधा क्रोनक्स की तरफ उड़ते हुए जा रहे हैं, द पैलेस ऑफ इन्फिनिटी। हम जा रहे हैं ताकि हम वहाँ पे जाके गौर के सर को उसके धड़ से अलग कर सकें। क्रोनक्स, द पैलेस ऑफ इन्फिनिटी। और हम देखते हैं कि बेसिकली ये वो हिडन वर्ल्ड है जिसके बारे में अभी थॉर ने पढ़ा है। और हम देखते हैं कि ये बेसिकली यहाँ के सारे गॉड्स के ऊपर भी अटैक किया जा रहा है उन्हीं ब्लैक बर्जर्कर्स के जरिए, और उनको भी कुत्ते की मौत मारा जा रहा है। और हम देखते हैं कि बेसिकली आज यहाँ पे सिर्फ ब्लैक बर्जर्कर्स नहीं बल्कि गॉर द गॉड बुचर भी यहाँ पे मौजूद है। और कहता है, इनका अच्छे से खून बहाओ मेरे बर्जर्कर्स, क्योंकि हमें इनके खून के आखिरी कतरे तक की ज़रूरत पड़ने वाली है। और हम देखते हैं कि बेसिकली गॉर द गॉड बुचर ने यहाँ पे एक पूरे के पूरे पूल को बनाया है जिसके अंदर इन सारे के सारे गॉड्स के खून को जमा करके उसने एक स्विमिंग पूल खड़ा कर दिया है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गॉर द गॉड बुचर वो कितना ज़्यादा खतरनाक किस्म का एक आदमी है। और वहीं से हम देखते हैं कि वो पूछता है वहाँ के आखिरी गॉड से, क्या इतना काफ़ी होगा? तो वहीं से वो गॉड कहता है कि मेरे ख्याल से इसको काफ़ी होना ही चाहिए, क्योंकि अब तो यहाँ पे कोई और बचा भी नहीं है। तो वहीं से गॉड बोलता है कि ऐसी फजूल बातें करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जब चाहूँ तुम्हारे हाथ पाँव काट के और खून को जमा कर सकता हूँ। तो वो कहता है कि नहीं, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होगा। तो गॉड बोलता है कि हाँ, मुझे लगा ही था कि तुम शायद यही बोलोगे। बस इस बात को जान लो कि अगर मैं वापसी लौट कर नहीं आया तो मेरे ब्लैक बर्जर्कर्स तुम्हें चीर के 2 टुकड़े कर देंगे। मैं इस बात का वादा नहीं कर सकता हूँ कि इस पूरी की पूरी जर्नी के अंदर तुम जिंदा भी बचने वाले हो कि नहीं। क्या तुमने इस बात को रियलाइज़ करा है कि तुम्हें वहाँ पे जाके क्या मिलने वाला है? क्योंकि तुम टाइम में बहुत ज़्यादा पीछे जाने की बात कर रहे हो। क्या तुम इस बात को जानते हो कि वहाँ पे क्या चीज़ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी? मैं गॉड्स के बारे में तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, द लॉस्ट गॉड ऑफ क्रोनक्स, क्योंकि मैं उन गॉड्स के सीक्रेट्स को तब निकालता हूँ जब वो अपनी मौत के करीब होते हैं। और जब वो मौत के करीब होते हैं तो वो चिल्ला चिल्ला के मुझे हर एक बात को बता देते हैं। अब बातें बहुत हो चुकी हैं, मुझे दिखाओ कि तुम कर क्या सकते हो। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहीं पे वो गॉड बोलता है कि ये एक बहुत ही खतरनाक किस्म की मॉन्स्ट्रोसिटी है। तुमने इस पूरे के पूरे पूल ऑफ फॉरएवर के साथ जो कुछ भी किया है, हमारे खून के सिर्फ कुछ ही कतरे जो है वही काफ़ी होते हैं टाइम ट्रैवल को करने के लिए। हम अपने खून के 1-2 कतरों के जरिए ही पीछे चले जाते हैं और टाइम में आगे भी जा सकते हैं। हम हैं टाइम गॉड्स और हम हमेशा यहाँ पे पीसफुली रहे हैं। हमने कभी किसी के मामलों में दखल नहीं दिया और हमने किसी के मामलों में कुछ बोला नहीं है। हमने किसी को हार्म पहुंचाने की कोशिश नहीं करी, तो हमारे साथ ऐसा क्यों किया गया है? तो इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली ये गॉड्स दरअसल कोई और नहीं है बल्कि ये टाइम गॉड्स हैं जो कि बेसिकली टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। और अब हम गौर के सारे प्लानिंग को देख के ये समझ सकते हैं कि गौर यहाँ पे टाइम ट्रैवल करने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए उसने लिटरली यहाँ के हर एक गॉड को मार के उनके खून से पूरा का पूरा एक पूल तैयार किया है जिसके जरिए वो टाइम ट्रैवल करेगा। तो वहीं से गौर बोलता है कि देखो, आज तक मैंने जितना भी सफ़र करा है उसके अंदर मैंने सिर्फ 2 ही चीज़ें सीखी हैं कि दुनिया के अंदर सिर्फ 2 तरह के गॉड्स होते हैं। एक तो वो जो कि दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं और एक वो जो कि कुछ भी नहीं करते हैं। और अभी तक मैं इस बात को डिसाइड नहीं कर पाया हूँ कि मेरे गुस्से के सबसे ज़्यादा हकदार कौन से वाले हैं।
लेकिन इन सारी की सारी बातों से बहुत जल्द अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैं चाहे इन गॉड्स की बात करूं या उन गॉड्स की बात करूं, आगे जाके उन सब के अंदर सिर्फ एक ही चीज कॉमन होने वाली है, और वो ये होगी कि गॉड द गॉड बुचर उन सबको ही जान से मार डालेगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि गॉड द गॉड बुचर बेसिकली इस पूरे के पूरे पूल के अंदर उतरता है। और इसी तरह हम यहाँ से फ्यूचर के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हमारा किंग थॉर जो है वो इन बजरकर से दोबारा लड़ना शुरू करता है, और बजरकर्स उसके सीने के आर पार अपनी तलवारों को घुसा देते हैं, और वहीं पे वो गिर जाता जमीन पर। कहता है कि तुम आखिरकार किस बात का इंतजार कर रहे हो, यू इडियट बीस्ट, तुम लोग जीत चुके हो। क्या तुमने मुझे सुना नहीं गौर कि तुम जीत चुके हो, तुमने थॉर को हरा दिया है, अब इस सब को खत्म करो। मैं बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं बहुत थक चुका हूँ, अब मेरे अंदर लड़ने के लिए और दम नहीं बचा है, अब हम ये और नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब यहाँ पे ये सारे के सारे बजरकर्स जो हैं बेसिकली किंग थॉर को अपनी जान से मारने की कोशिशें कर रहे होते हैं, अगले पल उनके सामने एक जबरदस्त किस्म का फ्लैश ऑफ लाइट आता है, और हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि हमें थॉर नजर आ रहा है, जो कि बिल्कुल इस वक्त खून में लथपथ हुआ है, और कहता है कि कहाँ है द गॉड बुचर। द प्रेजेंट डे, क्रोनक्स द पैलेस ऑफ इन्फिनिटी। जिस दुनिया से मैं आया हूँ उस दुनिया पे लोगों को ज्यादा कुछ पता नहीं है, बस वो उसी को मानते हैं जो कि वो अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं, और जो कुछ भी वो देखते हैं उसको भी वो कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते हैं। जब मैं छोटा था तो मुझे इस तरह से विश्वास दिलाया गया था कि जो सितारे हैं वो दरअसल कुछ और नहीं बल्कि हमारे एंसेस्टर्स की आंखें हैं, और ये उन लोगों की आंखें हैं जिन्होंने हमारे गॉड्स को प्लीज करा और उनकी अप्रूवल ली, जो कि हमारी गॉड्स की नज़र में वर्ती थे। इसलिए हमारी एंसेस्टर्स की आंखों को सितारों के अंदर बदल दिया गया ताकि वो हर रात इसी तरह चमकते रहें और उनका नाम रोशन रहे। और जो लोग हमारे गॉड्स को खुश नहीं कर पाते थे उनके बारे में बताया जाता था कि उनको हमेशा के लिए सफरिंग के लिए छोड़ दिया गया है सूरज के अंदर, और हमें यही बताने जाने लगा कि ज़्यादातर लोग जो है वो अनवर्दी होते हुए मर रहे हैं। इसी वजह से दिन ब दिन सूरज जो है वो गर्म पे गर्म होते जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग वो सूरज के अंदर ही जा रहे हैं जलने के लिए। और इसी तरीके से हमें सिखाया गया था कि हमें अपनी गॉड्स की इज्जत करनी चाहिए, वो भी डर के जरिए। और मैं हमेशा अपने आप से यही सवाल किया करता था, आखिरकार वो देवता कहाँ थे जब मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। वो हमेशा की तरह वहीं पे थे जहाँ वो हमेशा ही रहते हैं इस सारे के सारे यूनिवर्स के अंदर, लेकिन उनको फिर भी कोई तलाश नहीं कर पाता है, उनको कोई ढूंढ नहीं पाता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली गॉड द गॉड बुचर इस पूरे के पूरे खून के पूल के अंदर उतर जाता है, और वहीं पे वो बेसिकली टाइम ट्रैवल करता हुआ 14 बिलियन ईयर्स अगो जाता है इस वॉइड के अंदर, जब इस पूरी की पूरी यूनिवर्स का स्टार्ट किया गया था। और मुझे इस बात के बारे में सिखाया गया था कि किस तरीके से यूनिवर्स जो पैदा हुई है वो एक गॉड के आंसू के जरिए हुई है, क्योंकि वो गॉड इस पूरी की पूरी एम्प्टीनेस के अंदर अकेला था बिल्कुल, और जब उसका दिल टूट चुका था, वो अकेला हो चुका था, तो उसने अपने एक आंसू को बहा था। उस आंसू के जरिए एक पूरा का पूरा ओशन बन गया था, उस आंसू के जरिए एक ओशन बन गया था, और वो ओशन बाद में जाके आइस बना था, और उस आइस के जरिए दुनियाएं बनना शुरू हुई थी। और वो देखो जरा, वो मेरे आंखों के सामने बैठा हुआ है गॉड जिसने इस पूरी की पूरी क्रिएशन का स्टार्ट करा था, और इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि किस तरीके से उस गॉड ने अपनी पहली क्रिएशन को बनाया है, और उसकी तरफ देख के वो स्माइल कर रहा है। लेकिन अब जैसा कि मैं यहाँ पे खड़ा होकर इनको अपनी आंखों से देख रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे लाइफ के नाम पे सिर्फ एक मजाक किया जा रहा है और कुछ भी नहीं। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे किस तरीके से सारे के सारे गॉड्स अकेलेपन से रो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आंसू तो मुझे कहीं पे भी नजर नहीं आ रहे, बल्कि मैं देख रहा हूँ कि किस तरीके से पैदा होने के कुछ मिनटों के बाद ही वो मौत के लिए भीख मांग रहे हैं। मुझे यहाँ पे कोई ग्रैंड प्लान नजर नहीं आ रहा जो कि काम कर रहा हो, ना ही मुझे यहाँ पे कोई बेनेवलेंट ओमनीपोटेंस नजर आ रही है डिस्प्ले के अंदर। मुझे यहाँ पे बस कुछ बिगड़े हुए ऑफ स्प्रिंग्स नजर आ रहे हैं एल्डर गॉड्स के, और उनकी नज़र में ये सारे के सारे इंसान कोई मायने नहीं रखते हैं, बल्कि वो उनके साथ खिलौनों की तरह खेल रहे हैं। लेकिन चाहे ये गॉड्स कुछ भी करने की कोशिश क्यों ना कर लें, मैं इस बात को जानता हूँ कि ज़िंदगी जो है वो एक ना एक दिन अपना रास्ता ढूंढ ही लेगी, और अलग अलग दुनियाओं के ऊपर अलग अलग क्रिएचर जो हैं वो जन्म लेंगी, और जन्म लेते लेते वो इवॉल्व करेंगी और अपने ऊपर खड़ी हो जाएंगी, और अल्टीमेटली वो सीख जाएंगे कि डर क्या होता है, और वो ये भी जान जाएंगे कि उनको अपने गॉड्स को वर्शिप करना है जिसको वो अस्यूम करते हैं कि उन्होंने उनको बनाया है। लेकिन अगर इस यंग गॉड की बात की जाए तो कम से कम इसके लिए आज के दिन कोई मंदिर खड़े नहीं किए जाने वाले हैं। माई नेम इज़ गौर, सन ऑफ द नेमलेस फादर, और मुझे अपने ही प्लेनेट से बाहर निकाल दिया गया था। मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत से खतरनाक किस्म के काम किए और बहुत ज़्यादा लोगों को जान से मारने की कोशिशें की हैं, ताकि मैं द जेनेसिस ऑफ ऑल थिंग्स पे पहुँच चुकूँ। मेरे अंदर इस वक्त बदले की आग जो है भरी हुई है, और मेरा खून वो उबल रहा है, और मेरे दिल के अंदर बस एक ही ख्वाब है जो कि सबसे ज़्यादा मजबूत है, और वो ख्वाब है एक ऐसी दुनिया का जहाँ पे कोई भी गॉड नहीं होगा। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली गॉड द गॉड बुचर यहाँ पे यूनिवर्स के स्टार्ट पे पहुँच के, जो कि सबसे पहला यहाँ पे गॉड मौजूद था जिसने सब कुछ बनाया है, लिटरली उसने वहाँ पे टाइम ट्रेवल करके उसको ही जान से मार दिया। द प्रेजेंट डे, क्रोनक्स द पैलेस ऑफ इन्फिनिटी। और अगले बार हम देखते हैं कि बेसिकली उस पूरे के पूरे पूल से कोई और नहीं बल्कि गॉड द गॉड बुचर वापसी बाहर निकलता है, और वहीं से वो गॉड एकदम परेशान हो जाता है और कहता है कि इम्पॉसिबल, मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट किया गॉड ऑफ क्रोनक्स, लेकिन देखो गौर अभी तक जिंदा है, और वो अपने प्राइस को अपने साथ लेकर आया है। और हम देखते हैं कि बेसिकली गॉड द गॉड बुचर उस पूरे के पूरे गॉड का दिल अपने साथ निकाल के लेकर आ चुका है,
और कहता है कि बाय द स्टार्स ऑफ ऑल द हेवेंस, क्या ये? हाँ, तुम सही पहचाने, ये दिल अभी तक गर्म है और ये एल्डर गॉड का है। सही कहा तुमने। और अब मेरे पास मेरे पूरे के पूरे प्लान का पहला हिस्सा जो है वो मुझे मिल चुका है। अब मुझे ज़रूरत है चांद की। 1 या 2 चांद मेरे लिए काफ़ी होंगे। मुझे कुछ सेंचुरीज का टाइम चाहिए ताकि मैं उस पूरी की पूरी जगह को बना सकूं। और हाँ, गुलामों की, मुझे गुलामों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है जो कि मेरा ये काम करेंगे। तो हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे गॉड द गॉड बुचर का ये प्लान अभी से भी स्टार्ट हुआ है और बेसिकली उस पूरे के पूरे दिल के साथ कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए उसको गुलामों की ज़रूरत पड़ने वाली है, अलग अलग प्लैनेट्स की और टाइम की ज़रूरत पड़ने वाली है। लेकिन इसी तरह हम देखेंगे जब यहाँ पे गौर आगे बढ़ सके, अगले पल वहाँ पे बादल गरजने की आवाज़ आती है और वहाँ पे जोरदार बिजली का झटका गिरता है। बुचर ऑफ गॉड्स, अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि थॉर अब यहाँ पे पहुंच चुका है। 893 AD, द केव ऑफ द गॉड बुचर। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पास्ट के अंदर गौर आता है थॉर के पास और कहता है, क्या मुझे अब रुक जाना चाहिए? तो थॉर बोलता है कि तुम्हें जो करना है वो करो। इस बात को तो मानना पड़ेगा कि पिछले 17 दिनों से मैं तुम्हें टॉर्चर कर रहा हूँ और अपनी पूरी अटेंशन दे रहा हूँ। मेरे ख्याल से आज तक कोई इतना ज़्यादा मजबूत गॉड मेरे सामने नहीं आया जो कि इतना लंबे अरसे तक मेरे सामने टिका हो। तो बताओ मुझे, क्या तुम्हारे दूसरे फेलो गार्डियंस के अंदर भी इतनी हिम्मत है कि वो भी इस तरह का टॉर्चर बर्दाश्त कर सकें तुम्हारी तरह? तो थॉर बोलता है कि मुझे इसके बारे में और कुछ नहीं पता है। तो गौर बोलता है कि तुम्हें सिर्फ इस वक्त एक ही चीज़ पता है जो कि तुम चाहते हो, और वो है कि ये सारी की सारी चीज़ें रुक जाएं। तो क्या मैंने ठीक कहा थॉर? और ये सारी की सारी चीज़ें रुक भी जाएंगी। बस तुम्हें मुझे उन सवालों के जवाब देने होंगे जो कि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। बस तुम मुझे एक बार बता दो कि ये एसगार्ड कहाँ है, ताकि मैं सारे के सारे गॉड्स का काम तमाम कर सकूँ। लेकिन वहीं से थॉर बोलता है कि हाँ, हम चाहते हैं सबको रोकना, इसको बस बंद कर दो अब। क्योंकि हम देखते हैं कि बेसिकली पिछले 17 दिनों से थॉर को इसी पोजीशन के अंदर लटकाया गया है और उसको टॉर्चर किया जा रहा है गॉड द गॉड बुचर के जरिए। लेकिन उसके बावजूद थॉर ने अभी तक हार नहीं मानी है। तो वहीं से गौर बोलता है कि चलो मैं तुम्हारे लिए थोड़ी सी आसानी कर देता हूँ। क्या तुम्हारी फैमिली के अंदर ऐसा कोई है जिससे तुम नफरत करते हो? कोई छोटा भाई या बहन वगैरह, या तुम्हारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं। क्योंकि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम मुझे बताओगे तो मैं तुम्हारे लिए सबसे पहले उसी को मारूंगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि थॉर वहाँ पे अपनी इस हालत में आ चुका है कि अब उसके मुंह से अल्फाज भी नहीं निकल रहे हैं। लेकिन तभी आवाज़ आती है, वो रहे वो, हमने उनको तलाश कर लिया है। तो गौर पीछे पलटकर कहता है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई यहाँ पे अंदर घुसने की? और हम देखते हैं कि वहाँ पे दरअसल कोई और नहीं बल्कि थॉर के जो सारे के सारे वाइकिंग्स होते हैं वो यहाँ पे थॉर को तलाश करते हुए पहुँच चुके हैं और कहते हैं, अपने अपने भालों को तैयार कर लो बज़र्कर्स, आज हम अपने गुस्से को इनके ऊपर बरसाएंगे और इसकी वो हालत करेंगे जो कि इसने कभी सोची भी नहीं होगी। आज की रात हम खाना खाएंगे वेलहेला के अंदर, आज की रात हम मरेंगे थॉर के लिए। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे वो सारे के सारे वाइकिंग्स अपने भालों को, अपनी तलवारों को, अपने तीरों को, सब कुछ जो है गौर के ऊपर बरसाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी तरह हम यहाँ पे प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट हो तो हम देखते हैं कि थॉर यहाँ पे गौर और उसके बज़र्कर से ज़बरदस्त तरीके से मुकाबला कर रहा है और कहता है कि गौर, बहुत हो चुका है बुज़दिल, अब मेरे सामने आओ। अब इन खोखले हंस के पीछे छुपना बंद करो। मेरा मियानियर इनको पीट पीट के थक चुका है। आज हम यहाँ पे तुम्हारे खून को चखने के लिए आए हैं, तुम्हारे आंसुओं को और तुम्हारे दांतों को। तो वहीं से हम देखते हैं कि गौर थॉर के पास आके उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, कितना लवली है ना कि तुम बड़े ज़बरदस्त तरीके से ग्रो अप कर चुके हो, क्योंकि आखिरी बार आप जब मिले थे तो तुम काफ़ी छोटे थे। और रही बात मेरे ब्लैक बज़र्कर्स की, तो कोई ये खोखले हस्क नहीं है गॉड ऑफ थंडर, बल्कि ये भी मेरा ही हिस्सा है और इसके अंदर मुझे शुक्रिया तुम्हें ही कहना चाहिए। तो वहीं से थॉर बोलता है कि बस अब बहुत हो चुका है, एक गॉड की तरह मुकाबला करो हमसे। इन बज़र्कर्स के अंदर अपना ही एक दिमाग मौजूद है, लेकिन वो ऑर्डर्स को मेरे ही फॉलो करते हैं। लेकिन रही बात उन बज़र्कर्स की जिन्होंने तुम्हारे ऊपर द हॉल्स ऑफ ऑल नोइंग के अंदर अटैक करा, तो उनको मैंने नहीं भेजा था। फॉर इंस्टेंस, शायद मेरे अंदर का एक हिस्सा था जो कि गॉड ऑफ थंडर को यहाँ पे बुलाना चाहता था, जो कि एक ऐसा गॉड था जो कि मेरे हाथों से बच चुका था। शायद मैं चाहता था कि मैं अपने नेक्स्ट मिशन के फेज को स्टार्ट करने से पहले तुम्हें ये सब कुछ दिखाऊं कि मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल ये सारी की सारी चीज़ें तुम्हारे बगैर मेरे लिए करना बिल्कुल इम्पॉसिबल थी। और इसी तरह हम यहाँ से पास्ट के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वो सारे के सारे वाइकिंग्स गौर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से बरस रहे होते हैं। गौर उनको जो है एक एक करके मार रहा होता है और अपने वेपन का शिकार कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि वो वाइकिंग्स थॉर को आज़ाद करवाने की आज़ाद कर रहे होते हैं, लेकिन गौर किसी को भी वहाँ तक पहुँचने नहीं दे रहा होता है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पर एक वाइकिंग जो है थॉर के बहुत ज़्यादा करीब पहुँच जाता है अपने एक्स को लेते हुए, लेकिन वहीं पर गौर उसको अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है कि मेरी बात को ज़रा गौर से सुनो फूल्स, अपनी जानों को इस तरह से यहाँ पे मत ज़ाया करो इन यूजलेस गॉड्स के लिए। ये वो लोग नहीं हैं जो कि तुम्हारी डिवोशन के वर्ती हैं, ये वो लोग नहीं हैं जिनको तुम्हें पूछना चाहिए। तुम अपने आप से पूछो और मुझे बताओ, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? लेकिन वहीं से वो आदमी बोलते हैं, फॉर द लव ऑफ ओडिन, क्या यहाँ पे कोई है जो कि इसके गले को चीर के इसकी आवाज़ को बंद करेगा? तो वहीं से गौर बोलता है कि बस अब बहुत हो चुका है, मैंने तुम्हें समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी, लेकिन अगर तुम्हें गॉड्स के लिए मरने का इतना ही शौक है तो मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा कर देता हूँ। और हम देखते हैं कि थॉर वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है क्योंकि उन जंजीरों ने इसको जकड़ लिया है।
इसी तरह प्रेजेंट का जो थॉर है हमारा वो भी मुकाबला कर रहा है और कहता है कि तुम्हारे पपेट्स अब गिर चुके हैं गौर, अब तो मेरे हैमर की फ्यूरी का आंसर तुम्हें देना ही होगा। तो वहीं से गौर बोलता है, क्या तुम्हें वो सारे के सारे वाइकिंग्स याद हैं जो कि उस दिन एक डेविल की तरह लड़े थे उस गुफा के अंदर? क्या तुम्हें उनके चेहरे भी याद हैं? क्योंकि मुझे उनमें से हर एक का चेहरा याद है। ऑफ कोर्स मैंने इससे पहले ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो कि अपने गॉड के नाम पे अपनी जानों को कुर्बान कर सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा गॉड्स को मारा है अलग अलग दुनियाओं के ऊपर और उनको बचाने के लिए उनके लोगों ने आने की कोशिश भी करी है। लेकिन इस बात को तो मानना पड़ेगा कि जिस तरीके से उस दिन वहाँ पे वो लोग तुम्हें बचाने के लिए आए थे, इतना ज़्यादा जोश और जज्बा मैंने कभी किसी इंसान के अंदर नहीं देखा। और उस दिन तुम्हारे उन वाइकिंग्स ने मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सिखाया थॉर। सबसे पहला ये कि मोर्टल जो है वो एक ऐसी दुनिया को इमेजिन नहीं कर सकते हैं जहाँ पे खुदा जो है उनके बच्चों के ऊपर नज़र ना रख रहे हों। और इस चीज़ का जो डर है उनके दरमियान अपनी मौत से भी ज़्यादा माना जाता है। वो एक ऐसी दुनिया से डरते हैं जहाँ पे कोई गॉड ना हो और इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी मौत कितनी ही दर्दनाक क्यों ना हो, लेकिन वो एक ऐसी दुनिया को फेस नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि मैं चाहे अपने इस पूरे के पूरे वेपन के साथ कितना भी ज़्यादा इनविंसिबल क्यों ना हो जाऊँ, मैं कितना भी ख़तरनाक और फियरसम क्यों ना हो जाऊँ, लेकिन अगर मुझे इस पूरे के पूरे मिशन को कंप्लीट करना है तो मैं इस पूरे के पूरे काम को अकेला नहीं कर सकता हूँ। और इस दिन के बाद सही थॉर तुम्हारे उस सबक से मैंने इस चीज़ को सीख लिया था। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली गौर यहाँ पे इस वाले थॉर को मार मार के बहुत बुरी हालत में ला चुका है। और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे दोनों कहानी साथ चल रही है, जहाँ पे पास्ट का जो थॉर है वो अभी भी गुफा के अंदर लटका हुआ है और अपने आप को छुड़वाने की कोशिशें कर रहा है। लेकिन प्रेजेंट के थॉर को गौर बहुत बुरी तरीके से मार चुका और बता रहा है कि किस तरीके से उस गुफा के अंदर ही गौर ने सारी की सारी चीज़ें थॉर से सीखी थी कि अपनी एक आर्मी उसको बनानी चाहिए। और कहता है कि मैं इस कॉस्मोस के अंदर पिछले 2000 सालों से चलता हुआ आ रहा हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा गॉड्स को मारा है अपने हाथों से, मैंने उनको टॉर्चर करा है, उनके जिस्म से उनकी खाल को अलग कर दिया है, उनको आधा मार के ऐसी जगहों के ऊपर छोड़ दिया जहाँ पे वो सड़ सड़ के ख़त्म हो गए हैं। मैंने कभी भी किसी गॉड को मार के जो है प्रोक्लेमेशन को हासिल नहीं करा, ना ही मैंने कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी और ना ही अपने आप को कुछ समझने की कोशिश करी। बस मेरी नज़र में जो कोई भी इमोर्टल आता है मैं उसको जान से मार डालता हूँ और मैं इस तरह अपने काम के ऊपर लगा हुआ ही था। लेकिन रही बात तुम्हारी थॉर, तो तुमने मुझे इस पूरी की पूरी डार्कनेस से बाहर निकाला। तुमने थॉर मुझे उस दिन दिखाया कि मुझे ये सब जो है एक नए तरीके से करना चाहिए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ कॉस्मोस मैंने जाना कि किस तरीके से तुम वो गॉड थे जिसने कुछ ऐसा यूज़फुल करा जो कि इससे पहले कोई गॉड नहीं कर पाया था। उसी तरह देखते हैं कि बेसिकली थॉर जो है अपने हाथों की मदद से हिलाते हुए जो कि पास्ट के अंदर मौजूद है वो अपने एक्स तक पहुँचता है जो कि उसका आदमी यहाँ पे गिरा कर गया था। उसी तरह हम देखते हैं कि थॉर अपने एक्स की मदद से अपने आप को उन जंजीरों से छुड़वा लेता है। लेकिन वहीं से गौर उन सारे के सारे लोगों को मार रहा होता और कहता है, अब बताओ मुझे, जैसा कि तुम मर रहे हो, मैन ऑफ अर्थ, तुम्हें क्या सच्चाई नज़र नहीं आ रही है? कहाँ हैं वो तुम्हारे सारे के सारे गॉड्स? कहाँ हैं वो तुम्हारी मदद के लिए नहीं आए जिनकी तुम पूजा करते हो? कहाँ हैं तुम्हारे सेवियर्स? कहाँ हैं तुम्हारा थॉर? लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि गौर को ये बात पता नहीं चली कि दरअसल वहाँ पे थॉर वो उन जंजीरों से निकल चुका। और अगले पल हम देखते हैं कि थॉर वहाँ पे आता है, अपने एक्स की मदद से गौर द गॉड बुचर के एक हाथ को उखाड़ के फेंक देता है। और इसी तरह प्रेजेंट का गौर बताता है, तुम्हें लगा उस दिन कि तुम उस गुफा के अंदर मुझे जान से मार रहे हो, लेकिन इंस्टेड तुमने तो उस दिन मेरी जान बचाई थी। तुमने मेरी ज़िंदगी को बचाया था एक फेलियर की तरफ जाने से, तुमने मेरे ख्वाब को बचाया था और उसके लिए मैं हमेशा के लिए तुम्हारा कर्जदार रहूँगा, थॉर ऑफ एसगार्ड, और इसीलिए मैं तुम्हें सबसे आखिर में मारूंगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहीं से गौर पूछता है, क्या ये हो चुका है? तो गॉड ऑफ क्रोनक्स बोलता है कि हाँ, मैंने इस पूरे के पूरे टाइम पूल को उसी तरह से प्रोग्राम कर दिया जिस तरीके से तुमने मुझसे कहा था। तो प्लीज़ अब तुम मुझे जान से मत मारना। तो तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे। तो वहीं से गौर उसको जान से मारते हुए बोलता है कि नहीं, मैंने वादा सिर्फ इस बात का करा था कि यहाँ पे सिर्फ गॉड ऑफ थंडर ही होगा जो कि आखिर तक जिंदा रहेगा, तुम उसकी जगह नहीं ले सकते हो। और अगले पल हम देखते हैं कि वो बेसिकली क्रोनस के आखिरी गॉड को भी मार देता है और थॉर की इस वक्त काफ़ी बुरी हालत हुई और सारे के सारे बर्जर्कर्स उसको अपने अंदर जकड़े हुए हैं। और थॉर चिल्लाता है कि नहीं, हम कसम खाते हैं एसगार्ड की कि अब से और कोई गॉड नहीं मरेगा। क्या तुम मेरी बातों को सुन नहीं रहे हो थॉर, कि मैं क्या कह रहा हूँ कि हर एक गॉड को मरना ही होगा, शुरू से लेके आखिर तक। जितने भी इस दुनिया के अंदर ऑल माइटी जिंदा हैं उन सबको ही मरना होगा। कोई मुझसे बच नहीं सकता है, कोई मुझसे भाग नहीं सकता है। और अब मैं जा रहा हूँ इसी पूरे के पूरे मिशन को पूरा करने के लिए। मैं जा रहा हूँ अपनी ज़बरदस्त किस्म की आर्मी को बिल्ड करने के लिए। अपनी पूरी की पूरी आर्मी को बिल्ड करना वो तो इस मेरे पूरे के पूरे मिशन की सिर्फ शुरुआत थी। और अब अपने इस नेक्स्ट स्टेप के जरिए मैं एक नई तरह के हराइजन को जो एक्सप्लोर करने वाला हूँ, एक ऐसी चीज़ को जिसके जरिए मैं जल्द से जल्द सारे के सारे गॉड्स को मारने में सक्सेसफुल होऊंगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि गॉड द गॉड बुचर बेसिकली उस एल्डर गॉड के दिल को लेता हुआ सीधा उस पूल की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन इसी तरह अगर हम पास्ट के अंदर शिफ्ट हो तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा यंग थॉर जो कि अब आज़ाद हो चुका है, वो गौर के एक हाथ को काट चुका है, उसको अपने एक्स से पीट रहा है और कहता है कि डाई डाई यू ब्लैक हार्टेड बास्टर्ड। लेकिन हम देखते हैं कि गौर बोलता है कि नहीं, आज हम मरने से रिफ्यूज़ करते हैं। जब तक इस दुनिया के ऊपर गॉड जिंदा है मैं मर नहीं सकता हूँ।
और अगले बार हम देखते हैं कि गॉर बेसिकली अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस दिन उस केव से टेलीपोर्ट हो जाता है और इसको देख के लगा था थॉर को कि शायद उसने गॉर द गॉड बुचर को मार दिया है, लेकिन गॉर दरअसल मरा नहीं था बल्कि वो वहां से भाग गया था। इसी तरह हम यहाँ पे देखें अपने प्रेसिडेंट के गॉर को, तो इस पूरे के पूरे पूल के अंदर कूद चुका है और कहता है गुड बाय थॉर, प्लीज मेरे लिए जिंदा रहना, क्योंकि इन द एंड ऑफ द टाइम मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहता हूँ और मैं चाहता नहीं हूँ कि जब हम दोबारा मिले तो तुम मुझे डिसअपॉइंट करो। लेकिन थॉर चिल्लाता है कि नहीं, बस बहुत हो चुका है, क्योंकि अगली बार हम देखते हैं कि थॉर को वो सारे के सारे बर्गर्स अपने अंदर ले जा रहे होते हैं, लेकिन थॉर अपने हैमर म्योनियर को अपनी तरफ बुलाता है और सीधा उनसे बाहर निकलते हुए अपने हैमर को घुमाता है और कहता है कि गॉर, आज तुम हमसे दोबारा नहीं भागने वाले हो, ये यूनिवर्स इतनी भी बड़ी नहीं है कि तुम थॉर से छुप सको। और अगले बार हम देखते हैं कि थॉर भी उस पूरे के पूरे हैमर को स्विंग करता हुआ सीधा उसी पूल के अंदर कूद जाता है गॉर के पीछे पीछे। हजारों सालों के बाद एसगार्ड। और इसी तरह हम यहाँ से फ्यूचर के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हमने देखा था कि किस तरीके से थॉर जो है हमारा प्रेजेंट वाला, अब वो फ्यूचर के अंदर पहुंच चुका है और सारे के सारे ब्लैक बर्जर्कर्स उसके सामने खड़े हैं और वो पूछता है कहाँ हैं द बुचर ऑफ गॉड। तो वहीं से हम देखते हैं कि किंग थॉर खड़ा होता है और कहता है आखिरकार ये हो क्या रहा है, मैंने तुम्हें यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करा था लड़के। तो थॉर बोलता है कि फादर, आखिरकार ये एसगार्ड को क्या हुआ है। तो वहीं से वो कहता है कि मैं तुम्हारा फादर नहीं हूँ, यू बियर्डलेस वल्प। चलो अपने हैमर को फौरन से तैयार करो, क्योंकि मुझे एक बार दोबारा से याद करना कि मैं पहले कैसा हुआ करता था। और इसी तरह अगर हम अपने यंग थॉर की तरफ देखें तो वहाँ पे उस पूरी की पूरी गुफा के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म का टॉर्चर सहने के बाद उसने जो है गॉड द गॉड बुचर को हरा दिया है। और सारे के सारे लोग आके पूछते हैं माय लॉर्ड, क्या आपने उसको मार दिया है? वो मर चुका है, थॉर ने जो है गॉड बुचर को स्लेन कर दिया है, ऑल हेल ओडिनसन। और वहीं से दूसरा आदमी बोलता है बाय द आइज ऑफ हेमडाल, आपने क्या कट मारा है उसके ऊपर, आपका एक्स बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, इसका ब्लो तो वर्ल्ड ट्री को भी गिरा सकता है। और वहीं से तीसरा आदमी आगे बोलता है ओह, आज रात हम आपके लिए बहुत ज्यादा गाने गाएंगे, ये वो कहानी होने वाली है जो कि जनरेशन से जनरेशन सबको सुनाई जाने वाली है। लेकिन थॉर पीछे पलटता और कहता है कि नहीं, आज के बाद इस दिन के बारे में कोई भी दोबारा नहीं बात करेगा। क्या तुम लोगों ने मुझे सुना? कोई इसके बारे में कभी बात नहीं करेगा, जब तक हम जिंदा हैं तब तक इसके बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। और उसी तरह हम देखते हैं कि फ्यूचर के अंदर हमारा किंग थॉर और प्रेजेंट डे थॉर दोनों के दोनों पूरी की पूरी ब्लैकनेस से लड़ रहे हैं, जो कि गॉड द गॉड बुचर की है। और दो थॉर यहाँ पे जबरदस्त तरीके से सारे के सारे बर्जर्कर्स के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। और किंग थॉर खुश होते हुए बोलता है अरे वाह, ये यहाँ से डिसॉल्व होना शुरू हो चुके हैं, लगता है कि हम उनको हरा रहे हैं। क्या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं या हम सच में जीत रहे हैं? तो वहीं से थॉर पूछता है कि गॉड बुचर आखिरकार वो कहाँ है, हम उसका पीछा करते करते यहाँ तक पहुंचे हैं। तो वहीं से किंग थॉर बोलता है कि तुम उसके पीछे पीछे यहाँ पे आए हो, लगता है कि तुम उससे भी ज्यादा बेवकूफ़ हो जितना हमें याद है। क्या मैंने ठीक कहा? हाँ, हम इस बात को मानते कि शायद तुम उसका पीछा करते करते सेम स्पॉट के ऊपर आए होगे, लेकिन ये बात मानने वाली है कि तुम्हें थोड़ी सी देर हो चुकी है लड़के, क्योंकि गॉड द गॉड बुचर ऑलरेडी इस टाइमलाइन के अंदर पिछले 900 साल से आ चुका है। क्योंकि हमने देखा था कि किस तरीके से गॉर थॉर से पहले गया था और थॉर जो इसके बेसिकली कुछ सेकंड्स के बाद गया था, लेकिन उस कुछ सेकंड्स के फासले की वजह से थॉर जो है वो बेसिकली गॉड द गॉड बुचर के 900 साल के बाद पहुंचे इस टाइमलाइन के अंदर। और किंग थॉर बताता है कि पिछले 900 साल से वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बिजी है। और इसी तरह हम लोग यहाँ से बेसिकली स्पेस के अंदर एक प्लेनेट के ऊपर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे गॉड द गॉड बुचर मौजूद है और जिस प्लान की वो बात कर रहा था वो यहाँ पे वही सारे के सारे काम कर रहा है। और कहता है एक और थॉर, ये कितना ज़्यादा स्प्लेंडेड है, लगता है थॉर और मेरी किस्मत जो है हमेशा के लिए जुड़ चुकी है और कभी मेरा उससे दिल भरने ही नहीं वाला है। और मेरे ख्याल से वो आया भी बिल्कुल सही वक्त के ऊपर है। जैसा कि मैंने तुमसे कहा था एक बार कि मैं तुम्हें सबसे आखिर के लिए बचा के रखूँगा गॉड ऑफ थंडर, और वैसे भी अब वो दिन तो बहुत जल्द आने ही वाला है, क्योंकि वो पहला दिन आने वाला है न्यू एज फ्रीडम का। वो दिन बहुत जल्द आएगा जब मेरे वो सारे के सारे ख्वाब सच हो जाएंगे। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली एक अननोन प्लेनेट के ऊपर गॉड द गॉड बुचर यहाँ पे सारे के सारे गुलामों की मदद से कोई चीज़ को बिल्ड कर रहा है। सो गाइस, यहाँ पे हमारी इस पूरी की पूरी मूवी का आज पार्ट 1 एंड होता है, जिसके अंदर हमने थॉर द गॉड बुचर की स्टोरी के 5 इश्यूज को कवर करा है। और ऑलरेडी आप समझ गए होंगे कि ये स्टोरी कितने ज़्यादा कोई ऑसम डायरेक्शन की तरफ जा रही है। अब इसका जो अगला पार्ट होने वाला है मैं इसके ठीक 1 से 2 हफ्तों के बाद आपके साथ शेयर करूंगा, जिसके अंदर हम अपनी पूरी स्टोरी को कंक्लूड करेंगे। और उसके अंदर हमारे पास 6 इशूज़ होने वाले हैं और उसको भी मैं इसी तरह मूवी स्टाइल के अंदर शेयर करूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से मैंने इस मेहनत करके इस पूरी की पूरी मूवी को आपके साथ शेयर किया है गॉड द गॉड बुचर की, तो उसके अंदर मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है। और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि वैसे भी थॉर द लव एंड थंडर आने ही वाली है और ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उस मूवी के हवाले से। इस स्टोरी को अगर आप देखेंगे तो आप थॉर लव एंड थंडर को बहुत ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं और आप जानेंगे कि आखिरकार गॉड द गॉड बुचर क्यों मार्वल कॉमिक्स के अंदर होने वाला सबसे ज़्यादा बैडेस्ट विलन माना जाता है।
तो आप मुझे बताइएगा कि अब तक हमने जितनी स्टोरी देखी है वो आपको स्टोरी कैसी लगी है, क्या आप इसको एंजॉय कर रहे हैं, और जो आप मुझे फीडबैक देना चाहते हैं वो ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो अपना फिनाले बनाऊंगा उन चीज़ों को इंप्रूव कर सकूं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि मैं जब भी इसका पार्ट 2 अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से मिल जाए। सो गाइज, दिस इज़ पीट टाइगर, मिलते हैं पार्ट 2 के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।